हेलो और स्वागत है आप सबका आपके अपना चैनल वन शॉट इंजीनियर में। और आज हम AKTU बीटेक के सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की यूनिट 1 के साथ हम इसकी पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। यूनिट 1 ये मैं आज डाल रहा हूँ। यूनिट 2, 3, 4, 5 हमारे चैनल पे अपलोडेड है और उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वीडियो के एंड पर दे दूँगा। और ये सारे टॉपिक्स हैं जो स्टडी करने हैं हमको। इसको एक बार देख लीजिए, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन होंगे और अच्छे से एक्सप्लेन होंगे। और इसके अलावा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया। आप मुश्किल से 2 ही सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे चैनल पे, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 5 यूनिट डाल चुका हूँ, थोड़ी सी मदद कर दें यहाँ पे। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स। सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स समझो भाई। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कंसिस्ट इन कोडेड इंस्ट्रक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन एक्चुअली ना, ये पूरी जो यूनिट है ये सिर्फ थ्योरी यूनिट है। इसमें ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ रटना के सामान अगर आप समझ जाओ अच्छे से तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको एक लाइन समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? ये कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है जो इंस्ट्रक्शंस, इनकोडेड इंस्ट्रक्शंस कंटेन करता है, जो हमारा सिस्टम परफॉर्म करेगा बाद में। और यूज टू कंट्रोल एंड मैनेज वेरियस फंक्शन ऑफ अ डिवाइस। इसका मतलब ये है कि आपके जो फ़ोन में जो कैमरा होता है, कैमरे के लिए एक सॉफ्टवेयर काम करता है। कैमरा क्या है? फ़ोन का हार्डवेयर है ना। लेकिन जो फ़ोन में आपको कैमरे का आइकन दिखता है जब आप ओपन करते हो, वो सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर को ऑपरेट करने में काम आता है। कैमरे का लेंस कैसे चलेगी, कब इमेज कैप्चर होगी, ये सारा काम हार्डवेयर का नहीं, ये सारा काम सॉफ्टवेयर का होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का यूज़ कंट्रोल करने के लिए आता है हार्डवेयर को। तो यूज टू कंट्रोल एंड मैनेज वेरियस फंक्शंस ऑफ अ डिवाइस। कैमरा अकेला नहीं है, स्पीकर भी है ना, फ्लैश लाइट भी है, ऐसी और भी सारी चीज़ें हैं। और सारे कंप्यूटर सिस्टम्स में जो ऐसे डिवाइसेस होते हैं उन सबको कंट्रोल और मैनेज करने का काम सॉफ्टवेयर का होता है। सॉफ्टवेयर इज वर्चुअल। तुमको हाथ में फ़ोन दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर चलने वाला सॉफ्टवेयर जहाँ होता है वो हमको नज़र तो नहीं आता, वो कहीं स्टोरेज पर है, वो स्टोर्ड है फ़ोन के अंदर, है ना। अगर आप फ़ोन को रीसेट कर दोगे तो भी वो बाहर नहीं आएगा। तो सॉफ्टवेयर हमेशा वर्चुअल होता है, ये कभी सामने नहीं आ सकती, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है ये। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टाइप्स देख रहे हैं। दो टाइप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर 3 टाइप्स होते हैं। सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजेस द कंप्यूटर सिस्टम टू प्रोवाइड एडवांस फंक्शनैलिटीज लाइक प्रोसेसिंग, एंटरटेनमेंट अदर देन बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर जब हम चलाते हैं तो उसके अंदर जो बेसिक ऑपरेशन जैसे ऑन होना, ऑफ होना, हार्ड डिस्क को एक्सेस करना, है ना, रीड राइट करना, ये सारे ऑपरेशन तो उसके बेसिक होते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चलाना और गेम्स खेलना, प्रोसेसिंग करना, ग्राफिक एडिटिंग करना, ये सारी चीज़ जो ऊपर से फंक्शनैलिटी आती है, इन सबको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब यहाँ पे मानो ग्राफिक एडिटिंग को ले लो, तो अडोब एक्सडी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो हमारे कंप्यूटर चला नहीं रहा है, वो हमारे चलते हुए कंप्यूटर के मेन सॉफ्टवेयर के ऊपर आता है और हमको अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल में अडोब एक्सडी लिख देना, जितने भी होते हैं, ब्राउजर्स जितने होते हैं, गेम्स जितने होते हैं, जो आपको दिखता है वो सब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जो नहीं दिखता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स देखो। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या होता है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने वाला होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करना मतलब सिस्टम में बायोस आपने सुना होगा, बायोस होता है, एम होता है, UEFI होता है, ये सारे फाइल सिस्टम्स होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इनके अंदर जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाते हैं। अब मेन इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, एसेंशियल सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस रिसोर्सेज एंड कॉमन सर्विसेज फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन टॉप ऑफ देम। टू रन ऑफ टॉप ऑफ देम का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके ऊपर रन कर रहा है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर रन कर रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सबसे एसेंशियल सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर चल पाए, ताकि डिवाइस ड्राइवर्स पे। कंप्यूटर एक सिर्फ CPU थोड़ी होता है, उसके अंदर कीबोर्ड होता है, माउस होता है ना, वेबकैम होता है, ये सारी चीज़ें होती है। और इन सबको चलाने के लिए इन सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं और उन सॉफ्टवेयर को हम लोग डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। दे आर डिवाइस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस अटैच टू कंप्यूटर। अटैच टू कंप्यूटर मतलब यहाँ पे मानो कीबोर्ड हो गया, तो कीबोर्ड के लिए एक ड्राइवर आएगा, माउस के लिए एक ड्राइवर आएगा। जितने भी अटैच चीज़ें हैं हमारे कंप्यूटर में, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, वो सब के जो ड्राइवर्स होते हैं वो सब ऑलरेडी हम लोग इंटरनेट से इंस्टॉल कर चुके होते हैं जब कंप्यूटर चल रहा होता है। OS के अंदर मिलते हैं वो सबके। और जो पेरिफेरल्स होते हैं उन सब के लिए डिवाइस ड्राइवर होते हैं। हम आते हैं यूटिलिटीज़ पे। यूटिलिटीज़ वो सारे प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर को हेल्दी और परफॉर्मेंट मेंटेन करने में काम आते हैं। यूटिलिटीज़ में आपने सुना होगा कि कभी कंप्यूटर हैंग करने लग जाए तो हम लोग मेमोरी क्लीनर यूज़ कर लेते हैं ना। मेमोरी क्लीनर हो गया या फिर रैम क्लीनर हो गया, ये सारे जो सॉफ्टवेयर आते हैं उन सबको कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। एंटीवायरस हो गया, ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम में आता है। ठीक है, ये आपके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो गए।
अब आते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सब्जेक्ट है, इसके लिए ऑलरेडी एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हमको इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए एवोल्यूशन, तो उससे पहले इंजीनियरिंग क्या होती है ये भी एक्सप्लेन कर देना। इंजीनियरिंग होती है यूज ऑफ ऑल इंजीनियरिंग अप्रोचेस इन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑल इंजीनियरिंग अप्रोचेस क्या होती हैं, इंजीनियरिंग की अप्रोचेस क्या होती हैं, यहाँ देखो। एनालिसिस होता है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट विद स्पेसिफिकेशन। डिज़ाइन होता है मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, इम्प्लीमेंटेशन। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब इंजीनियरिंग होती हैं। और अगर इनको डेवलपमेंट में डालते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो जाती है। एज ए रिजल्ट द डेवलपमेंट प्रोसेस इज स्ट्रीमलाइंड एंड द क्वालिटी ऑफ द डिजायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज हाईली अचीवेबल। इसका मतलब कि ये सब करने से हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। हमें पता है कि हमको एग्जैक्टली क्या क्या करना है। अगर हम खाली बनाने चले जाएं तो फिर सबसे पहले बटन बनाओगे, फिर वो बटन क्या करता है वो बनाओगे, फिर वो बटन कहाँ लगता है वो बनाओगे, वो सब सही नहीं है। वो सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाता है। यहाँ पे तुम पहले जो बना रहे हो उसका एनालाइज करोगे, उसका कॉन्सेप्ट बनाओगे, है ना, स्पेसिफिकेशन लिख दोगे, डिजाइनिंग करोगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग करोगे, टेस्टिंग करोगे और आकर में क्वालिटी एश्योरेंस करके इंप्लीमेंट करोगे। ये एक पूरा स्ट्रक्चर देता है आपको। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन पर आता है। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है, देखो एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन का मतलब बंदर से इंसान बने, वो सब नहीं है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन का मतलब होता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, है ना, बनाने के बाद उसको डिलीवर कर दिया। डिलीवरी के बाद अगर उसमें मानो कि ये जो चल रहा था ये IPv4 पे चल रहा था, ठीक है, ये अभी भी चल रहा है ये इंटरनेट का फॉर्मेट, लेकिन अभी IPv6 लेटेस्ट हो गया। तो अब IPv6 पे चलने वाला अगर आपको बनाना पड़े, क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ गई है ना, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गई, तो आपको अपने प्रोडक्ट को भी यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कराना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए तुम या तो ऐसा ही एक नया प्रोडक्ट बना दो, मतलब एकदम शुरुआत से करो, या फिर तुम इसी में कुछ एवोल्यूशन करके इसको यहाँ तक ले आओ। इसको कहते हैं एवोल्यूशन। हमारे बने बनाए सॉफ्टवेयर में पहले डेवलप करना और डेवलपमेंट के बाद उसमें मेंटेनेंस या फिर अपग्रेड करना एज सुन एज की टेक्नोलॉजी चेंज होती है। इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। समझ गए? ये सॉफ्टवेयर हमने शुरुआत में बनाया, फिर बनाने के बाद हम थोड़ा समय चला चला और फिर देखा कि टेक्नोलॉजी इसकी पुरानी होने लगी, तो हमने इसको अपग्रेड कर दिया, इवॉल्व कर दिया। किस पे? नई टेक्नोलॉजी पे। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड अपडेटिंग इट रिपीटेडली फॉर वेरियस रीजन। अब जरूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो, वेरियस रीजन मतलब हो सकता है कि कंपनी बहुत बड़ी स्केल पे चली गई, तो सॉफ्टवेयर को बड़ा करना पड़ गया, है ना। ये सारे रीजन भी हो सकते हैं। इसको मतलब बहुत बड़ा करना पड़ा, बहुत बड़े स्केल पर रन करना पड़ा, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, वो सब करना पड़ा। ये सब रीजन की वजह से भी हम सॉफ्टवेयर को इवॉल्व करते हैं। एवोल्यूशन मीन्स क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर इनिशियली देन अपग्रेडिंग इट एज द नीड अराइव्स। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये क्रिएटिंग इनिशियली देन अपग्रेडिंग इट एज द नीड अराइव्स। तो इसमें बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देखो, सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट्स उठाते हैं कि हमको बनाना क्या है, बनाना कैसे है, क्या क्या ज़रूरत है सॉफ्टवेयर से, आप क्या चाहते हो कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा। उसके बाद हम लोग बनाते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बना दिया, प्रोटोटाइप बनाने के बाद हम इसको दिखाते हैं लोगों को, वो सजेस्ट करते हैं इम्प्रूवमेंट। जैसे ही सजेस्ट करते हैं इम्प्रूवमेंट, हम लोग उसको लेके एक दूसरा प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर हम लोग दिखाते हैं, फिर प्रोटोटाइप बनेगा, फिर चलेगा। ये तब तक चलता रहता है जब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट ना हो जाए, तब तक तो ये चलेगा ही चलेगा। रिक्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच इज वेरी इम्प्रैक्टिकल। वही बात आ गई यहाँ पे। अगर हमको इसको अपग्रेड करने के बजाय हम यहाँ ऐसा कुछ हम लोग फिर से कहीं और से देख के बनाते, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाती, क्योंकि ये सब ऑलरेडी हम बना चुके हैं ना। इसको डायरेक्ट मूव कर दो, अपग्रेड कर दो, नई चीज़ बनाने की क्या ज़रूरत है। तो उसमें बहुत ज़्यादा सामान खर्च होगा, इसलिए इसको इम्प्रैक्टिकल बोलते हैं। देयरफॉर एवोल्यूशन इज डन एज द टेक्नोलॉजी चेंजेस। अब यहाँ पे ये आपकी सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन हो गई। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन सबको खुद में एक्सप्लेन कर सकते हो आप। प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड अपडेटिंग इट रिपीटेडली को आप अलग अलग लिख सकते हो। डेवलपमेंट वाला पार्ट लिख देना, है ना, अपडेटिंग वाला पार्ट लिख देना, और रीजंस लिख देना जो मैंने अभी बताए हैं। इसके अलावा एवोल्यूशन का मतलब लिख देना यहाँ पे, है ना, ये पूरे प्रोसेस को मेंशन कर देना, ये छोटा सा डायग्राम बना देना, तो इसके मार्क्स मिल जाएंगे भाई। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अब आते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है? पहले ये समझो लाइफ साइकिल क्या होती है प्रोडक्ट की। तुमने प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद तुमने प्रोडक्ट को चलाया, उसके बाद प्रोडक्ट जैसे कह सकते हैं ना आउटडेट हो गया, मतलब नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो फिर उसको तुमने अपग्रेड कर दिया कि वो फिर से उस टेक्नोलॉजी में काम करने के लायक बन जाए। इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये क्या करता है? ये हमको नंबर ऑफ स्टेजेस दे देता है जो हमें फॉलो करने होते हैं। उससे क्या मिलता है हमको? स्टेजेस अगर मिल गए तो हमको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है ना तैयारी का। कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, है ना, फिर कोडिंग होगी, फिर टेस्टिंग होगी। ये सारी चीज़ें का स्ट्रक्चर हमको मिल जाता है। So it gives us number of stages a software goes through in its usability life. Diagrammatic representation of various phases and sequences of development देता है ये। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमको ऐसे विजुअली दिखा देता है कि अभी सॉफ्टवेयर कौन से तौर पे चल रहा है, अपने
अपने डेवलपमेंट प्रोसेस के कौन से दौर पे चल रहा है, ये हमको डायग्राम के थ्रू दिख जाता है। डायग्राम के थ्रू दिख जाता है तो मतलब समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। फिर देयर आर मेनी SDLC मॉडल्स, पहले से बहुत सारे हैं, लेकिन डेवलपर को खुद से चूज़ करना होता है कि कौन सा उसको चाहिए प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक। अब SDLC मॉडल्स तो मैं यहाँ पे 4 एक्सप्लेन करूँगा, जो आपको वाटरफॉल है ना, इटरेटिव है, तो ये सब स्पाइरल हो गया, ये सारे मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा। लेकिन डेवलपर को अपने हिसाब से चूज़ करना होता है कि उसको किसके साथ जाना है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट छोटा हो या फिर बड़ा हो, उसकी अपनी अपनी नीड्स होती हैं। तो इसी के बेसिस पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, स्पीड, विजिबिलिटी, एक्सपोजर, रिस्क एक्सपोजर, ये सारे फील्ड होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, जिनके बेसिस पे हम प्रोडक्ट की SDLC सिलेक्ट करते हैं कि हमको बनाना कैसा है। ठीक है, ये डायग्राम बना के आ जाना, वो सब तो एक्सप्लेन कर ही दोगे आप। वो सबको छोटी छोटी लाइन को बड़े में करके लिख देना और इस डायग्राम को बना के आ जाना। ये किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल का डायग्राम नहीं है, ये मेन डायग्राम है जो सारे SDLC मॉडल फॉलो करते हैं। ठीक है, ये किसी ये वाटरफॉल का मॉडल नहीं है, इसको गलत मत समझना भाई। ये मेन चीज़ है जिसको आपको बना कर आना है, जिसमें आप एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर दोगे। अभी मैं ये पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस तरीके से बनेगा, और इसके एक एक स्टेजेस को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है एंड यूनिट टेस्टिंग है। यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से नीचे आएंगे, यूनिट टेस्टिंग से इंटीग्रेशन से टेस्टिंग तक आएंगे, फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तक आएंगे। ये जो मैंने ब्लू में लिखा है ना, ये सब इन सबकी आउटपुट है। मतलब रिक्वायरमेंट डेफिनेशन का आउटपुट क्या होगा, SRS होगा। SRS क्या होता है अभी आपको पीछे पता चलेगा। और ये ER डायग्राम है ना, डेटा फ्लो डायग्राम, इसका आउटपुट है। इसका आउटपुट कोड होगा, इसका आउटपुट टेस्टेड कोड होगा क्योंकि यहाँ टेस्टिंग होगी ना। और फिर यहाँ पे गुड प्रोडक्ट इसका आउटपुट हो जाएगा, मतलब चलने वाला सामान। ये मेन SDLC डायग्राम है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लो, क्योंकि SDLC चाहे अगर किसी का भी डायग्राम ना याद हो तो फिर इसको बना दोगे और इससे एक्सप्लेन कर दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो हम इसके एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे वाटरफॉल मॉडल से। वाटरफॉल मॉडल समझो भाई। अब इसमें बहुत बेसिक मॉडल है, ठीक है। ये सबसे पहले मॉडल्स में से था, ये 1970s में बनाया गया था। तो इसमें एक एक जितने भी इसके स्टेप्स हैं मैं उनको एक एक बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और इसके बाद जो मॉडल्स आ रहे हैं उनका भी सिमिलर ही काम होता है। स्टेप्स जो होते हैं वो बस इस ऑर्डर में नहीं होंगे, लेकिन स्टेप्स वही होंगे, ठीक है। तो इसको जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, जहाँ पे अगर मतलब किसी और मॉडल में अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस आ गया ना, तो फिर उसको खुद से एक्सप्लेन कर लेना, क्योंकि मैं वही चीज़ को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। वहाँ मैं बस लिख दूंगा और थोड़ा बता दूंगा कि ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस इसके लिए होता है, लेकिन यहाँ डिटेल में मिल जाएगा। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसी से सारे निकलते हैं। क्रिएटेड इन 70s, ये थियोरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, और ये क्लासिकल मॉडल भी बोला जाता है। आउटपुट ऑफ वन स्टेज इज द इनपुट ऑफ अदर स्टेज। अब जैसे पानी जैसे बह रहा है, मानो वाटरफॉल है ना इसका नाम, तो यहाँ से पानी बहेगा, मतलब यहाँ का आउटपुट जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, फिर इस स्टेज का आउटपुट यहाँ पर आएगा। तो इसी फ्लो में आउटपुट और इनपुट जाते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी का आउटपुट रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आ गया, इसका सिस्टम डिजाइन में आ गया, इसका टेस्टिंग में आ गया, यहाँ पे फिर इम्प्लीमेंटेशन में आ गया। ठीक है, ये बहुत हार्ड सीक्वेंस फॉलो करता है, इसमें कोई रोलिंग बैक या फिर लूप्स नहीं होते हैं। मतलब अगर आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद यहाँ डिज़ाइन किया और डिज़ाइन थोड़ी सी गलती होगी और आप सीधे टेस्टिंग में चले गए, तो वापस डिज़ाइन पे आने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। मतलब मानो कि तुमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में कुछ मिस कर दिया और उसके बाद हम लोग सीधा कोडिंग एंड मॉडल टेस्टिंग पे पहुँच गए, तो वहाँ से वापस आने का कोई चांस नहीं होगा। यहाँ इसके बाद सीधा इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा और जो बन पा रहा है वो बन के आउटपुट में चला जाएगा। ये तो काफ़ी हार्ड मॉडल है, इसलिए इसको फॉलो नहीं किया जाता, इसीलिए ये थ्योरेटिकल और क्लासिकल मॉडल बोला जाता है। तो पहले स्टेप पर आते हैं, ये सब अच्छे से पढ़ लो यार, ये सब SDLC के ही हैं, लेकिन इनको इसी नाम से लिख कर आ जाना और इनको एक्सप्लेन कर देना। तो अब हम आते हैं फिजिबिलिटी स्टडी पे। तो फिजिबिलिटी स्टडी पे हम लोग ये सब डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा सिस्टम इकोनॉमिकली, टेक्निकली और ऑपरेशनली फिजिबल है कि नहीं। फिजिबल का मतलब क्या होता है? फिजिबल का मतलब ये होता है कि इसको अगर बनाएंगे तो जितना एफर्ट हम लोग डालेंगे ना बनाने में, उससे ज़्यादा तो खर्च नहीं हो जाएगा, जितना ये दे पाएगा हमको बाद में प्रॉफिट, उससे ज़्यादा तो एफर्ट हम नहीं डाल दे रहे हैं। मानो कि तुम कोई छोटा सा सामान बना रहे हो, छोटा सा सॉफ्टवेयर बना रहे हो जो सिर्फ एक टू डू लिस्ट हो, और तुमने उसके लिए दुनिया भर की टेक्नोलॉजी लगा दी। बहुत बड़ा सा सर्वर हायर कर लिया है ना, बैकएंड हायर कर लिया, और लेकिन वो सिर्फ एक टू डू लिस्ट है, वो तुमको कुछ नहीं दे पाएगा, उसका कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। तो अगर तुम इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतना ज़्यादा खर्चा कर दोगे इसमें, तो ये फिजिबल तो है नहीं। फिजिबल का मतलब इसकी वर्थ नहीं बन रही है इतनी चीज़ों की। तो क्या ये यहाँ पर लोग यही चेक करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी में, कि हम लोग को बनाने से बाद में पैसा मिलेगा जो, वो सारा इसके खर्चे में तो नहीं निकल जाएगा, ये इकोनॉमिकली फिजिबल है। टेक्निकली हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो बाद में ख़राब तो नहीं हो जाएगी, मतलब उसका कोई वर्जन निकल जाए, है ना, ये सारी दिक्कतें तो नहीं आएंगी। और ऑपरेशनली फिजिबल, ऑपरेशनली का मतलब होता है कि जब ये चल रहा होगा तो इसके चलते वक्त में हम लोग जब इसको ऑपरेट कर रहे होंगे, तो फिर ऑपरेशन के थ्रू आउट ये इतना खर्चा एक्स्ट्रा तो नहीं पैदा कर देगा कि हम लोग इसको ऑपरेट ही ना कर पाए। इसको कहते हैं इकोनॉमिकली, टेक्निकली एंड ऑपरेशन
इतना लिख के आ जाना, इन सबको अलग अलग एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। फिर आता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी होती है यहाँ पे, इन्हीं सब के बेसिस पे इसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। और इसका आउटपुट, ये आउटपुट में जो लिख के दे रहा हूँ ना, ये आउटपुट को हमेशा इसमें मेंशन कर देना, क्योंकि फीजिबिलिटी स्टडी क्यों कर रहे हैं ना, इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आउटपुट हमारी फीजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, ठीक है। फीजिबिलिटी स्टडी से फीजिबिलिटी रिपोर्ट निकलेगी। अब आते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशंस में, ये यहाँ पे सेकंड पार्ट है। इसके बाद डिज़ाइन है और दो टेस्टिंग और मेंटेनेंस है। तो सेकंड पार्ट में आता है हम लोग ये पूछते हैं खुद से, व्हाट एग्जैक्टली डज द कस्टमर वांट। अब जो हमारे पास कस्टमर आया है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या फिर यूज़र, तो उसको एग्जैक्टली हमसे चाहिए क्या। वो एग्जैक्ट भाषा में लिख के देता है कि मुझको चाहिए कि पहला पेज होना चाहिए, फिर दूसरा पेज होना चाहिए, पहले पेज में एक फॉर्म होना चाहिए और दूसरे पेज में एक ईमेल सेक्शन होना चाहिए, तीसरा पेज होना चाहिए। ये सब हमको एग्जैक्टली लिख के देता है, किस ऑर्डर में सारा पहले से दूसरा जाएगा या फिर पहले से तीसरा जाएगा, वो सब लिख के देता है। तो हम लोग इसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन कंडक्ट करते हैं, या डिस्कशन रख लेते हैं प्रोडक्ट के ऊपर कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स और इन सबको एनालिसिस करके स्पेसिफाई कर पाए हम लोग को आखिर में ये चाहिए होता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से और डिस्कशन से, तो ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से या डिस्कशन से, इसमें कहीं एम्बिग्युइटी नहीं है, मतलब इसमें कहीं कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है तो हम लोग कभी क्या कह सकते हैं, हम लोग कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। मानो वो कुछ ऐसे ही उल्टा सीधा लिख के वहाँ पर डाल दें कि ये प्रोजेक्ट चांद पे जाना चाहिए, वो कभी नहीं जा पाएगा। तो ये ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं है वहाँ पे जो हम लोग अचीव ना कर पाए, हम लोग अपने लेवल पे अचीव ना कर पाए, ये सब एम्बिग्युइटी कहलाती है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और हमारी रिक्वायरमेंट और नीड्स बहुत क्लियर होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सब हमको पता होना चाहिए वहाँ पे। इसका आउटपुट देख लो, इसका आउटपुट होता है SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर, इसको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसको तुम लुकआउट भी कर लेना, अभी जब हम लोग वेरिफिकेशन पे आएंगे तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो इसका आउटपुट होता है SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। उसमें एग्जैक्टली लिखा होता है कि क्या क्या चाहिए इसको। तो अब हम आते हैं, हमने रिक्वायरमेंट फीजिबिलिटी स्टडी कर ली, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर ली, अब डिज़ाइन बचा है, थ्रू टेस्टिंग और मेंटेनेंस। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉमन चीज़ें हैं। अब डिज़ाइनिंग अभी आगे भी डेवलपमेंट में होगी, आगे मॉडल्स में भी डिज़ाइनिंग होगी, लेकिन उसको आप इससे समझ के लिख लेना, इसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो डिज़ाइनिंग देखो, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग फेज, ये थर्ड है। इसमें ओवरऑल सिस्टम का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है, उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, और इसकी दो अप्रोचेज होती हैं। पहली ट्रेडिशनल डिज़ाइन अप्रोच होती है, मतलब हम लोग इसमें डिसाइड करते हैं कि कितनी मॉड्यूल्स बनेगी और मॉड्यूल्स के बीच में एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में कैसा कैसा फ्लो होगा, ठीक है। ये हम ट्रेडिशनल तरीके से डिज़ाइन करते हैं। फिर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन अप्रोच। अब आप सब लोग फोर्थ ईयर में हो, आप लोग को प्रोग्रामिंग आती है, आप लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन अप्रोच में ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स लिख देना, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा रहता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके काफ़ी सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिहेवियर होता है, उन सबकी इंटरैक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट से हम लोग ये देखते हैं, और इसी की बेसिस पर हम लोग डिज़ाइन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरा ऑब्जेक्ट के कैसे इंटरेक्ट करेगा, कितने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, ये सब हम लोग इसके थ्रू ही डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। इसका जो आउटपुट होता है ये हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम डिज़ाइन आ जाता है, कि सिस्टम का जो डिज़ाइन है वो सब कंप्लीटेड हमारे पास आ जाता है इसके आउटपुट में। तो कोडिंग एंड मॉड्यूल टेस्टिंग पे आते हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम डिज़ाइन था, हम उस सिस्टम डिज़ाइन को कोडिंग वाले पार्ट में सोर्स कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। सोर्स कोड में लिखना मतलब बेसिक जो कोडिंग का राइटिंग वाला पार्ट होता है वो यहाँ पर आता है, ठीक है, कोडिंग एंड मॉड्यूल टेस्टिंग पे। तो यहाँ पे जो सोर्स कोड है उसको लिखा जाता है हमारे सिस्टम डिज़ाइन से देख के, और उसको टेस्ट किया जाता है इंडिविजुअल मॉड्यूल्स पे, और इसका जो आउटपुट होता है ये एक प्रोग्राम मॉड्यूल होता है। मतलब हमने एक मॉड्यूल बनाया सोर्स कोड से ही सिस्टम डिज़ाइन को दिमाग में रखते हुए, उस मॉड्यूल को हमने बनाया और उस मॉड्यूल का टेस्ट किया, और उस मॉड्यूल को, इसको कहते हैं प्रोग्राम मॉड्यूल, और इसको नेक्स्ट फेज में भेज दिया। ऐसे ही आप एक एक करके मॉड्यूल बनाते जाते हैं और उनको नेक्स्ट फेज में भेजते जाते हैं। हम आते हैं इंटीग्रेशन असिस्टेंट टेस्टिंग पे। मतलब यहाँ पे मानो ऊपर से बहुत सारे मॉड्यूल बन गए, वो यहाँ से वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए, तो उन सबको एक एक पार्ट में इंटीग्रेट कर दिया जाता है और सिस्टम का एक पार्ट बना दिया जाता है। ऐसे जब नेक्स्ट पार्ट आएंगे और सारे मॉड्यूल, उन सबको इंटीग्रेट करके सिस्टम का दूसरा पार्ट बना दिया जाएगा। ऐसे काफ़ी पार्ट्स में सिस्टम को तैयार किया जाता है और इन सबको इंटीग्रेट करके टेस्टिंग कर दी जाती है। द होल सिस्टम इज टेस्टिंग इज डन। अब मानो जब सिस्टम के सारे पार्ट्स तैयार हो गए तो हमने उन सबको बना दिया इंटीग्रेट करके, मेन सिस्टम हमारा तैयार हो गया और इसकी सिस्टम टेस्टिंग की जाती है।
सिस्टम टेस्टिंग से हमको बहुत सारे अलग अलग डिफेक्ट्स पता चलते हैं, जैसे कि मेमोरी लीक्स कहीं पे हो, बफर ओवरफ्लो हो रहा हो, या फिर वेरिएबल की दिक्कत हो। वो सारी दिक्कतें हमको सिस्टम टेस्टिंग में पता चलती हैं। इसका दो फेजेस होता है, हम लोग अल्फा टेस्टिंग की भी कर सकते हैं और बीटा टेस्टिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। इसका जो आउटपुट होता है, ये टेस्टिंग और इंटीग्रेशन रिपोर्ट होती है। टेस्टिंग रिपोर्ट में हम लोग लिखते हैं कि हमने जितने मॉड्यूल टेस्ट करे उसकी क्या क्या रिजल्ट है, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितने बैरली पास हुए, वो सारी रिपोर्ट टेस्टिंग में आ जाती है। इंटीग्रेशन में आता है कि हमने कौन कौन सा मॉड्यूल को सिस्टम के किस पार्ट में इंटीग्रेट किया और उन सारे पार्ट्स को कैसे वापस इंटीग्रेट करके पूरा सिस्टम बनाया। ठीक है, ये आपका फिफ्थ फेज था। और फाइनल फेज इम्प्लीमेंटेशन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस होती है। अब यहाँ पे हमारा पूरा सॉफ्टवेयर जो था वो सारा पूरा सिस्टम बन चुका था, पूरे सिस्टम की टेस्टिंग हो चुकी थी, है ना। अब क्या बचा है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना यूजर के पास और बार बार मेंटेन करते रहना समय समय पे, है ना। तो सिस्टम इज इंस्टॉल्ड एट यूजर्स एंड, ट्रेनिंग इज गिवन टू यूजर एंड स्टाफ। ट्रेनिंग का मतलब हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसको चलाते कैसे, हमने बनाया, हम ही को मालूम है ना कैसे चलाते हैं। तो हम लोग जो उनका स्टाफ होता है, यूजर का जो स्टाफ होता है, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं या फिर यूजर को सिखा देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे चलाना और तुम आराम से चलाना। कोई दिक्कत हो तो फिर हम लोग बाद में मेंटेनेंस कर देंगे इसकी। अगर कोई दिक्कत बढ़ जाती है या फिर टेक्नोलॉजी बाद में पुरानी हो जाती है तो फिर वो वापस ला सकता है हमारे पास, हम मेंटेनेंस कर देंगे। मेंटेनेंस की 3 टाइप्स होती हैं। मेंटेनेंस की 3 टाइप्स लिख कर आ जाना है यहाँ पे। एक करेक्टिव होती है, एक परफेक्टिव होती है और एक अडाप्टिव होती है। करेक्टिव में मतलब मानो कि तुमने जब फाइनल उसको दे दिया तब भी कोई छोटी सी गलती निकले, उस गलती को करेक्ट करने के लिए हम लोग करेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं। परफेक्टिव में कि इसका मतलब ये है कि उसमें कोई एक तरीका था जो मिस हो गया, या फिर कोई चीज़ हम लोग बेटर तरीके से कर सकते थे। हम लोग उसका यूआई बेटर कर सकते थे, हम लोग उसके प्रोसेसिंग को बाद में और बेटर परफॉर्मेंट करा सकते थे ना। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग परफेक्टिव कहते हैं कि वो और परफेक्ट हो जाए। चल तो रहा है, चल तो अब भी रहा है कोई दिक्कत के बिना, लेकिन वो और परफेक्ट हो जाए इसलिए हम लोग परफेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं। ये रेगुलरली करते रहते हैं। और अडेप्टिव वही बात है कि जो IPv4 तो IPv6 हो गया, या फिर कोई नेटवर्क चेंज हो गया, या फिर कोई सिस्टम चेंज हो गया, या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, तो हम लोग उसको नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए उसमें चेंजेस करते हैं। पुराने सॉफ्टवेयर में नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए चेंज करते हैं। जैसे कि WinRAR देख लो, WinRAR 2010 से चल रहा है, 2010 से 2024 आ गया, वो अभी भी चल रहा है। कैसे चल रहा है, क्योंकि उसको बार बार टेक्नोलॉजी के हिसाब से अडेप्ट कर दिया जाता है ना। वो अडेप्टिंग के थ्रू ही चल रहा है। ये आपका वाटरफॉल मॉडल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट मॉडल में आते हैं, इटरेटिव। इटरेटिव मॉडल वाटरफॉल का ही एक इम्प्रूवमेंट है। इटरेटिव वाटरफॉल भी बोलते हैं इसको। तो क्लासिक वाटरफॉल में कोई लूप नहीं था, कोई बैक ट्रैकिंग नहीं थी ना, कि मान लो कहीं गलती हो गई तो हम लोग पिछले फेज पे वापस जा पाए, ऐसा कुछ नहीं था। इटरेटिव में हम लोग कर सकते हैं। हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। प्रोटोटाइप मॉडल और वाटरफॉल मॉडल का ही मिक्सचर को कहते हैं इटरेटिव मॉडल। इसमें सॉफ्टवेयर को एक एक इंक्रीमेंट में डेवलप किया जाता है। हर एक इंक्रीमेंट एक फंक्शनैलिटी लेकर आएगा सिस्टम के अंदर, और ये तब तक हम लोग इंक्रीमेंट बनाते रहते हैं जब तक हमारा पूरा सिस्टम डेवलप नहीं हो जाता है। ठीक है। फर्स्टली सबसे पहले आधा प्रोडक्ट बनाएंगे, थोड़ा सा पार्ट बनाएंगे, उसके बाद एक कंट्रोल लिस्ट बनाई जाती है। कंट्रोल लिस्ट में वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जो अभी बननी बची हैं सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोडक्ट बना लिया, मान लो कि एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक आर्किटेक्चर बना दिया, वैसी छोटी चीज़ बना के हम लोग कंट्रोल लिस्ट तैयार करते हैं। इसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो हमको अभी बनानी बची हैं, और उन सबको उसमें ऐड करना बचा है। वो सारी फंक्शनैलिटीज़ की लिस्ट होती है। ठीक है। ये कंट्रोल लिस्ट इज क्रिएटेड विच कंटेन्स एवरीथिंग टू बी एडेड इन फाइनल इम्प्लीमेंटेशन। उस चीज़ को रिलीज करने से पहले जितना कुछ ऐड करना होगा वो सब हम कंट्रोल लिस्ट में लिख देते हैं, इटरेटिव में। और हर एक इंक्रीमेंट में उसमें से एक चीज़ बना के उसमें ऐड कर देते हैं, और उस चीज़ को इन कंट्रोल लिस्ट से हटा देते हैं। तो ऑन एवरी इंक्रीमेंट वन टास्क इज क्रिएटेड एंड टेस्टेड, देन एडेड टू सिस्टम एंड स्ट्रक ऑफ फ्रॉम कंट्रोल लिस्ट। कंट्रोल लिस्ट में से उसको हटा दिया जाता है। और ये तब तक किया जाता है, मतलब हर एक इंक्रीमेंट तब तक बनाए जाएंगे जब तक या तो हमारी कंट्रोल लिस्ट खाली ना हो जाए, या तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट या सिस्टम तैयार ना हो जाए। तो प्रोसेस इज डन टिल कंट्रोल लिस्ट इज एम्प्टी और फाइनल इम्प्लीमेंटेशन इज डन। ये इसका डायग्राम है। इसको अच्छे से बना के आ जाना, बहुत सिंपल डायग्राम है, वाटरफॉल जैसा ही है, बस बीच में थोड़ी सी ये लूप बैक्स होते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग आउटलाइन रिक्वायरमेंट एनालिसिस ही है ये। आउटलाइन रिक्वायरमेंट को डिसाइड करते हैं, फिर रिक्वायरमेंट को इंक्रीमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आउटलाइन रिक्वायरमेंट से हमको पता चल गया कि हमको क्या क्या बनाना है, और वो सारी चीज़ों को हमने डिवाइड कर दिया इंक्रीमेंट्स में। इंक्रीमेंट्स में डिवाइड करने पर हमको क्या मिलता है, कंट्रोल लिस्ट मिलती है। ये याद रखना, कंट्रोल लिस्ट इसका एक काफ़ी बड़ा पार्ट है। कंट्रोल लिस्ट मिल गई, उसके बाद हमने सिस्टम स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया। सिस्टम स्ट्रक्चर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने के बाद हमने एक इंक्रीमेंट बनाया, उसको वैलिडेट किया, उसको पूरे सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद चेक किया, वैलिडेट किया कि हमारा सिस्टम तैयार हो गया कि नहीं। अभी तो नहीं तैयार हुआ, अभी तो एक ही इंक्रीमेंट बना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैलिडेट सिस्टम से वापस नीचे चले जाते हैं और फिर से एक दूसरा इंक्रीमेंट बनाते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे बनाए हुए कंट्रोल लिस्ट में से एक चीज़ ऐड कर देंगे, नेक्स्ट चीज़। फिर उस नेक्स्ट चीज़ को इंक्रीमेंट को वैलिडेट करते हैं कि ढंग की बनी है कि नहीं।
फिर उसको इंक्रीमेंट करते हैं और फिर हम लोग सिस्टम चेक करते हैं कि सिस्टम ढंग का बना है कि नहीं, जो हमने बनाया था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। वापस अगर नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो फिर वापस आ जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं सिस्टम इनकम्प्लीट। वैलिडेट से डेवलप सिस्टम इंक्रीमेंट में आने का प्रोसेस को सिस्टम इनकम्प्लीट कहते हैं। इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लो भाई, जितना मैंने थ्योरी लिखी है वो सब इस डायग्राम के बेसिस वो सब इसको एक्सप्लेन करती है। इसमें बस एक एक स्टेज को ऐसे ही एक्सप्लेन कर देना जैसे मैंने किया है, और आखिर में यहाँ पे फाइनल सिस्टम आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका था इटरेटिव मॉडल। अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं स्पाइरल मॉडल पर। इसको बोहेम सर ने डेवलप किया था 1987 में। ये आपने पिछले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ा था, तो इसमें वैसे ही पार्ट्स हैं और इसको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं कि वहाँ पे आप आराम से लिख लोगे। 4 स्पाइरल बनेंगे, 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे। 4 स्पाइरल का मतलब कि जब हम इसको बनाने जा रहे हो ना, ये मैंने ढंग से बनाया है लेकिन फिर भी वहाँ पर ध्यान देना आप लोग। इस पर ध्यान रखना कि सिर्फ 4 बार ही स्पाइरल करना है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 स्पाइरल इसमें स्टैंडर्ड होते हैं। 4 क्यों? क्योंकि इसमें 4 अलग अलग, हर एक स्पाइरल एक साइकिल को डिनोट करता है। पहला स्पाइरल कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट को, दूसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट को, तीसरा प्रोडक्ट एनहांसमेंट को और चौथा मेंटेनेंस को। मतलब कि पहला जो स्पाइरल है, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाने के बाद यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट शुरू किया दूसरे पे। ठीक है, यहाँ पे दूसरे के बाद हम तीसरे पर आए। तीसरे पे क्या था? प्रोडक्ट को एनहांस किया हमने। एनहांस करने के बाद चौथे में मेंटेनेंस करी है। तो ऐसे ही डिवाइडेड होता है। तो स्पाइरल मॉडल ऐसे बनता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द रिस्क थ्रू द यूज ऑफ प्रोटोटाइप्स। स्पाइरल मॉडल का बहुत बड़ा पार्ट प्रोटोटाइप होता है। इसमें हर एक स्पाइरल पे एक प्रोटोटाइप बनेगा और उसमें चेक करते हैं कि उसमें रिस्क कितने हैं। रिस्क जो होते हैं उसको फिक्स करके नेक्स्ट प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि 4 स्पाइरल हो। अगर हमारा नेक्स्ट फेज की जरूरत पड़ती है तो हम लोग एक और स्पाइरल ऐड कर सकते हैं इसमें। ये बहुत फ्लेक्सिबल मॉडल है इसीलिए, क्योंकि मोस्ट फ्लेक्सिबल एचडीएलसी मॉडल बिकॉज द नंबर ऑफ फेसेस इज नॉट फिक्स्ड। मानो कि आपने ये 4 कर लिए और इसके बाद आपको अभी भी प्रोडक्ट इनकम्प्लीट बन रहा है, तो फिर एक और स्पाइरल मॉडल डाल देना। एक और का मतलब पूरी टेस्टिंग होगी, रिव्यू होगा, रिस्क एनालिसिस होगा, कोडिंग होगी फिर से। तो आप देख लो कितने सारे फेजेस इसमें आ गए एक स्पाइरल में। तो इसलिए ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट मतलब ये जो ग्राफ है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तीसरा, चौथा, या फिर इसको ऐसे कर लो, है ना। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको बनाना क्या है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई तो कर लिए, उसके बाद हम लोग ऑल्टरनेटिव्स बनाते हैं। ऑल्टरनेटिव्स का मतलब कि अलग अलग तरीके का मतलब कि हम लोग कितने अलग अलग तरीकों में अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आप चाहो तो एप्लीकेशन रख सकते हो, चाहो तो एक सॉफ्टवेयर रख सकते हो, चाहो तो एक वेब ऐप रख सकते हो, है ना, ब्राउजर का। वो सारे ऑल्टरनेटिव्स बनाते हैं। और दूसरे पार्ट में हम लोग एक ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं बेस्ड ऑन रिस्क। मतलब हमने 4 ऑल्टरनेटिव्स बना लिए। मान लो यहाँ पहले वाले पार्ट में ऑब्जेक्टिव के बाद हमने सोचा कि एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, एक ब्राउजर बना सकते हैं, मतलब ब्राउजर ऐप बना सकते हैं, और एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कंप्यूटर पे चलने वाला। तो इन तीनों में से रिस्क की सबसे कम किस में होगा, हम लोग उसको आगे लेके चलेंगे। मतलब ब्राउजर में देखो रिस्क सबसे कम है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिवाइसेस में चल जाता है, क्योंकि सारे डिवाइसेस चला लेते हैं ना ब्राउजर को, इसलिए ये हम लोग इसको लेके चल रहे हैं मानो। तो इसमें रिस्क सबसे कम है। हम लोग पिक एन ऑल्टरनेटिव एंड इवॉल्व दैट ऑल्टरनेटिव बेस्ड ऑन रिस्क। इवॉल्व का मतलब हम लोग इसको लेके आगे डेवलपमेंट बनाएंगे। हम लोगों ने अभी ऐप छोड़ दिया और सिस्टम छोड़ दिया, तो हम लोग ब्राउजर को लेके आगे डेवलपमेंट चलेंगे। तो हमने रिस्क डिटेक्ट कर लिए कि इन तीनों में सबसे कम क्या था और उसको लेके आगे बढ़े। थर्ड पे आते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन मतलब हम लोग इसको पूरे बनाने का काम करते हैं। कोडिंग डिज़ाइन, या फिर कोडिंग डिज़ाइन, टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, या फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये सारा हम करते हैं किस में? प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन में। फिर आखिर में आते हैं रिव्यू में। रिव्यू में कि हम लोग को नेक्स्ट लूप बनाना चाहिए या नहीं। वही बात है ना कि मान लो कि आपका कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ हमने रिव्यू कर लिया और हमको पता चल रहा है कि अभी भी कंप्लीट नहीं है, हमको एक और कर लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक और स्पाइरल ऐड करेंगे। उसमें फिर से हम अपने ऑब्जेक्टिव देखेंगे, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव निकालेंगे, उनमें से एक को चूज करेंगे, हम लोग डेवलपमेंट और वैलिडेशन करेंगे और आखिर में रिव्यू करेंगे। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि अच्छा अब सही है कि नहीं, अब भी और एक की ज़रूरत है कि नहीं। और एक की ज़रूरत होगी तो फिर आगे फिर से बढ़ जाएंगे। तो ये है आपका स्पाइरल मॉडल। इसको ऐसे ही बना के जाना। ये P1, P2, P3, P4 ये सारे प्रोटोटाइप्स हैं। प्रोटोटाइप्स नहीं है सारे, ठीक है। इनको ऐसे बना के जाना, या फिर कुछ लोग ऐसे करना पसंद करते हैं कि यहाँ पे बना देते हैं, ये भी चल जाता है, ये भी तरीका चल जाता है, ये भी प्रोटोटाइप्स कह सकते हैं। ये सारे रिस्क एनालिसिस है। P1, P2, P3, P4 आपके प्रोटोटाइप्स हैं। ये वैल्यू या फिर वो सॉरी रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस है। यहाँ डिजाइनिंग है, कोडिंग है, ये पूरी, ये डेवलपमेंट है, ये लाइफ साइकिल रिक्वायरमेंट है, ये इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग है, और यहाँ पे रिव्यू है। ये आपका स्पाइरल मॉडल हो गया। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो फिर गीक्स फॉर गीक्स पे एक बार स्पाइरल मॉडल देख लेना। वहाँ पे पूरी बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखी है, इसके हर एक फेज की थ्योरी लिखी है।
उसको एक बार पढ़ लेना और ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने बहुत ही सिंपल में समझा दिया कि 4 स्पाइरल होंगे, 4 क्वाड्रेंट होंगे, इन सबके अंदर बना के लिखोगे तो भी आपका 1.5 पेज आराम से भर जाएगा। ठीक है, ये आपका स्पाइरल मॉडल था। तो हम आते हैं वी मॉडल पे। ये फाइनल मॉडल है SDLC का, जिसकी हम लोग को स्टडी करनी है अपने सिलेबस में। वी मॉडल को कहते हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, वेरिफिकेशन यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ये चेक करते हैं कि हम लोग जो चीज़ बना रहे हैं उसको ढंग से बना रहे कि नहीं। और वैलिडेशन का मतलब जब हमने पूरी चीज़ बना ली है वो सही बनी है कि नहीं। इसकी अलग अलग ऐसे वी ऐसे इस शेप में जाता है। आप देखो, आप देख पा रहे हो, ये एक वी बनाते हुए जा रहा है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, मॉडल डिज़ाइन। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम लोग रिक्वायरमेंट्स को जितनी होती है वो सब एनालाइज करते हैं। आप लोग को तो अभी मैंने बताया था ना कि वाटरफॉल में से देख लेना, ये सारी चीज़ें वही चीज़ है जो वाटरफॉल में यूज़ करी गई है। रिक्वायरमेंट, सिस्टम डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, मॉडल डिज़ाइन। फिर कोडिंग। कोडिंग के बाद यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसमें एरोज देख लेना कि यहाँ से एरोज यहाँ जा रहे हैं और ऊपर से भी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस होगी ना टेस्टिंग की वो ऊपर से नहीं होगी। प्रोसेस टेस्टिंग की यहीं से चलेगी, क्योंकि यूनिट टेस्ट के बाद ही इंटीग्रेशन टेस्ट होता है, इंटीग्रेशन के बाद सिस्टम होता है, सिस्टम के बाद ही एक्सेप्टेंस होता है। तो इसके लिए वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बीच में एक डिफरेंस समझ ली, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ये एक्चुअली इसी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है जो एक एक पार्ट में हम लोग कर रहे हैं। वेरिफिकेशन फेजेस में यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके पॉइंट्स ये हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसमें प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आर अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग एंड डिटेलिंग ऑफ कंप्लीट हार्डवेयर एंड कम्युनिकेशन, ये सिस्टम डिजाइन पे। और थर्ड में आता है आर्किटेक्चर डिजाइन। द सिस्टम डिजाइन इज ब्रोकन इन डाउन इनटू मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का मतलब अलग अलग मॉडल्स को हाई लेवल डिजाइन कहते हैं। इसमें हम लोग सिस्टम डिजाइन सबसे पहले हम लोगों ने रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया ना, हम लोगों ने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट देखी, उसको समझा। उसके बाद हमारे सिस्टम डिजाइन पे हमने अंडरस्टैंडिंग और डिटेलिंग कंप्लीट कर ली हार्डवेयर की और कम्युनिकेशन बिटवीन एवरी मॉड्यूल की। इसके बाद हम आर्किटेक्चर डिजाइन आते हैं। आर्किटेक्चर डिजाइन में हम लोग हाई लेवल डिजाइन बनाते हैं जिसमें हम सिस्टम को अलग अलग मॉडल्स में तोड़ते हैं। और फिर आते हैं हम लोग मॉडल डिजाइन, और हर एक मॉडल की अपनी अपनी डिजाइनिंग करते हैं, लो लेवल डिजाइन कहते हैं इसको। ये फोर्थ पार्ट, डिटेल्ड इंटरनल मॉडल्स आर स्पेसिफाइड, तो इसको लो लेवल डिजाइन कहते हैं। ये आपके वेरिफिकेशन फेज होगा। अब आते हैं वैलिडेशन फेज पे। वैलिडेशन में सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग। ईच मॉड्यूल इज आइसोलेटेड एंड टेस्टेड फॉर डिफेक्ट्स। मॉड्यूल टेस्टिंग को यही कहते हैं, यूनिट टेस्टिंग को मॉड्यूल टेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, हर एक मॉड्यूल को अकेले टेस्ट किया जाता है डिफेक्ट्स के लिए। उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, दो या फिर दो से ज्यादा मॉड्यूल को के बीच का कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन टेस्ट किया जाता है, दो या दो से ज्यादा मॉड्यूल के बीच में, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फिर आता है सिस्टम टेस्टिंग। इसमें होल सिस्टम इज टेस्टेड फॉर डिफेक्ट्स। पूरा सिस्टम बनने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि डिफेक्ट्स इसमें कहाँ कहाँ आ रहे हैं। फिर आता है आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसमें हम लोग उसको यूजर को दे देते हैं और प्रोडक्ट डिलीवर करने के बाद यूजर एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं। इसको कहते हैं टेस्टिंग प्रोडक्ट इन यूजर एनवायरनमेंट, यानी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि आखिर में यूजर एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आपकी वेरिफिकेशन फेजेस है और ये वैलिडेशन फेजेस है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना और इसको इसके रिस्पेक्ट में पढ़ लेना, और वहाँ पे ये डायग्राम बना के आ जाना। ये देखो भाई, यहाँ पे ये अगर बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा हो ना तो इस वाले पार्ट को एक बार ध्यान से देखो। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्ट डिजाइन, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम टेस्ट डिजाइन, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्ट डिजाइन, यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्ट डिजाइन। यहाँ जो लिखोगे इसी को यहाँ पे कॉपी कर देना सीधा सीधा और इन सबको कनेक्ट कर देना एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसको यहाँ जो लिखोगे इसको कॉपी कर देना, इसको कनेक्ट कर देना और ये लिख देना। ये आपका वी मॉडल है। इसके साथ हमारी SDLC खत्म होती है और हम आते हैं टेस्टिंग प्रोसेस पे। टेस्टिंग प्रोसेस क्या होता है इसको एक बार अच्छे से समझ लो। टेस्टिंग प्रोसेस होता है कि हम लोग किस तरीके से सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो तरीका होता है ना वो टेस्ट स्ट्रैटेजी से शुरू होती है कि टेस्ट स्ट्रैटेजी अलग अलग डेवलप कर लो। मानो कि एक नहीं 3-4 टेस्ट स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डेवलप कर ली, उन सबको एक साथ यहाँ रखा प्लानिंग एंड कंट्रोल वाले फेज में। टेस्टिंग के 6 फेजेस होते हैं, एक एक फेज को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कि सबसे पहले तो टेस्ट स्ट्रैटेजी है। टेस्ट स्ट्रैटेजी फर्स्ट स्टेप इज गैदरिंग ऑल द टेस्ट स्ट्रैटेजीज थ्रू मीटिंग्स एंड डिस्कशन विद टेस्टर्स। मतलब डिस्कशन और मीटिंग्स करने के बाद हमने टेस्ट स्ट्रैटेजी को निकाल ली सारी, और उन सारी टेस्ट स्ट्रैटेजी को हम लोग इस फेज में लेके आते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोल। यहाँ से हमारा टेस्ट प्रोसेस शुरू होता है प्लानिंग एंड कंट्रोल से। तो प्लानिंग एंड कंट्रोल डिटरमाइन स्कोप, रिस्क, अप्रोच, रिसोर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने टेस्टिंग के लिए ये सब हम डिटरमाइन करते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोल हम लोग पूरी तरीके से प्लान करते हैं कि हमको टेस्टिंग के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, हम लोग कहाँ तक टेस्टिंग करेंगे, स्कोप, हमारी टेस्टिंग में हम लोग क्या क्या रिस्क देखेंगे वो सब रिस्क में आता है। अप्रोच में हम लोग की कैसे टेस्टिंग करने वाले हैं और कितने रिसोर्सेज लगने वाले हैं। तो हम लोग ये सारी फेजेस को और बाकी सारे जो फेज होते हैं एनालाइजिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन और क्लोजर, इन सबको भी हम लोग शेड्यूल करते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोल फेज में। फिर आते हैं एनालाइजिंग एंड डिजाइन फेज में। एनालाइजिंग एंड डिजाइन फेज में क्या होता है, डिजाइन टेस्ट ऑन बेसिस एंड कंडीशंस। अब हम लोग इनको किस बेसिस कंडीशंस पे डिजाइन करते हैं, हम लोग वो सब इसी जो हम लोग ने फर्स्ट स्टेप में देखा था टेस्ट स्ट्रैटेजी,
हम लोगों ने यहाँ पे जो मीटिंग और डिस्कशंस की थी, इसी के बेसिस पे हम लोग टेस्ट को डिज़ाइन करते हैं। टेस्ट को डिज़ाइन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ रही है, किस टूल की ज़रूरत पड़ रही है। जो टूल्स रिक्वायरमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, हम लोग यहाँ पे एनालिसिस एंड डिज़ाइन में देखते हैं। फिर आता है हम लोग इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट केस डिज़ाइन कर लिए। इन टेस्ट केस को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। टू डेवलप टेस्ट केसेस एंड डेटा सूट्स। डेटा सूट्स क्या होता है ना, एक ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस को डेटा सूट्स बोलते हैं। और टू एग्जीक्यूट, फिक्स एंड री एग्जीक्यूट फील्ड टेस्ट। मानो कि हम लोगों ने टेस्ट को एग्जीक्यूट कर लिया, कोई एक टेस्ट फेल हो गया, वो फेल किस वजह से हुआ, हम लोग उस डिफेक्ट पे जाएंगे, उसको फिक्स करेंगे और हम लोग इस टेस्ट को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, ये कंफर्म करने के लिए कि हमारे सारे टेस्ट चल रहे हैं कि नहीं। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ पे, इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग पे। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्राइटेरिया के बेसिस पे ईच टेस्ट लेवल को। तो हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि काफ़ी टेस्टिंग हो गई कि नहीं। वी डिसाइड इफ वी हैव टेस्टेड द प्रोडक्ट इनफ टाइम्स, है ना। तो जब इनफ टेस्टिंग हो जाए हमारे प्रोडक्ट की, तो हम लोग टेस्ट को क्लोज कर देते हैं। हमारा टेस्टिंग प्रोसेस का ये क्लोजर हो जाता है। हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, हमारे जितने भी रिपोर्ट्स बनी है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन निकली है हमारे टेस्टिंग के थ्रू आउट, हम लोग वो सारी इन्फॉर्मेशन को सेव आर्काइव कर लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं हमारे टेस्टिंग प्रोसेस को। ये थ्योरी थी। इस थ्योरी को यार एक बार अच्छे से लिख के आ जाना, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना और इसको एक्सप्लेन करके लिख लेना। लेकिन इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो, इसको मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। टेस्ट स्ट्रैटेजी हम लोग को निकालते हैं, बहुत सारी टेस्ट स्ट्रैटेजी में से हम लोग सबको कंबाइन करते हैं और उनको प्लानिंग एंड कंट्रोल फेज में लाते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोल फेज में हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, किस किस रिस्क को टेस्ट करेंगे, हमारी अप्रोच क्या होने वाली है। और हम लोग बाकी सारे जो ये सब हैं, बाकी सारे फेजेस, इन सबको भी हम लोग प्लानिंग एंड कंट्रोल में ही शेड्यूल करते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोल में सब शेड्यूल हो गया, इसके बाद हम आते हैं एनालिसिस एंड डिजाइन पे। हम लोग यहाँ पे हम लोग टेस्ट के बेसिस और कंडीशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। हम लोग टेस्ट के बेसिस और कंडीशंस को एनालाइज करते हैं और हम लोग को जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टूल्स चाहिए, वो सब हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। फिर हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन। यहाँ पे हम लोग इन सारे टेस्ट को बनाते हैं, टेस्ट केसेस को, और इन सबको एग्जीक्यूट करते हैं। जो फेल हो जाता है ना, उनको फिर से बना के एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं टेस्ट की, कि कहाँ कहाँ दिक्कत थी और चेक करते हैं हमने इनफ टाइम टेस्ट कर लिया है कि नहीं अपने प्रोडक्ट को। और आखिर में हम लोग टेस्ट क्लोजर करते हैं कि जब हमारी रिपोर्टिंग होगी और एग्जिट क्राइटेरिया मीट हो गया, तो हम लोग टेस्ट को क्लोज कर देते हैं। ये आपका टेस्टिंग प्रोसेस है। इसको अच्छे से बना के आ जाना नीट तरीके से और इसको मेंशन कर देना है। फिर आते हैं टर्मिनोलॉजीज पे। टर्मिनोलॉजीज हम लोग क्या, टेस्टिंग प्रोसेस में जो टर्मिनोलॉजी, मतलब जो चीज़ें हम लोग बोलते रहते हैं ना, उन सबका मतलब यहाँ पे समझाएंगे। फॉल्ट, डिफेक्ट, बग क्या होता है, फेलियर क्या होता है, एरर क्या होता है, फॉल्ट की फ्लो कैसे काम करती है, वो सब बताएंगे। फॉल्ट, डिफेक्ट, बग एक ही चीज़ होती है। बग को भी डिफेक्ट कहते हैं, बग को फॉल्ट कहते हैं, और इन सबको इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है ना। अ कंडीशन विच लीड्स टू फेलियर, वन और मेनी वर्क्स कैन कॉज अ सिस्टम टू फेल। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एक कंडीशन जिसमें हमारा सिस्टम फेल होने की कगार पर आ जाए, इसको कहते हैं कहीं ना कहीं फॉल्ट हो गई, किसी चीज़ में डिफेक्ट है, या फिर हमारे कोड में कहीं ना कहीं बग है जिसकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम फेल हुआ है, ऐसे बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बग्स हमारे सिस्टम को फेल करें। अगर कोई बग हिडन क्लॉज में छुपा हो, हिडन क्लॉज मतलब कोई इफ एल्स वाला पार्ट है, ठीक है। अगर इफ वाले पार्ट के अंदर ही बग छुपा है, तो फिर उसको जब तक इफ हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ना, तो तब तक वो बग वापस नहीं दिखेगा हमको। तब तक वो बग हमारे सिस्टम को क्या कह सकते हैं, डैमेज नहीं करेगा, जब तक हम लोग इफ वाले पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करें। उसको कहते हैं हिडन फॉल्ट्स, हिडन डिफेक्ट्स, हिडन बग्स मे नॉट कॉज फेलियर अंटिल एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो एक से ज़्यादा बग्स और ही कॉज करते हैं सिस्टम को फेल को, या फिर अगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पे बग है तो वो भी सिस्टम को फेल कर सकता है। ये आपका फॉल्ट या डिफेक्ट या बग होता है। अ कंडीशन विच लीड टू फेलियर। अब यहाँ पर हम आते हैं, फेलियर क्या होता है। फेलियर होता है द इनएबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और अ कंपोनेंट टू परफॉर्म रिक्वायर्ड फंक्शन। ये तो इंग्लिश हो गई। तो हम लोग ये समझते हैं, देखो यार, इनएबिलिटी ऑफ अ सिस्टम का क्या मतलब है। अगर अपने सिस्टम को, मानो अपना कैमरा जो था, जो हमारे फ़ोन का कैमरा है, हमने उससे कोई फोटो खींची, हमने फोटो वाले शटर पे क्लिक तो किया लेकिन फोटो नहीं खींची। हम लोग क्या चाहते थे, फोटो खींच जाए, लेकिन यार खींची नहीं। तो इसको कहते हैं हमारा कैमरा फेल हो गया। हमारे कैमरा को जो काम करना था, उसको जो फोटो खींचने का टास्क मिला था, उसने वो नहीं किया, वो फेल हो गया। तो इनएबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और अ कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट का भी अगर वो अपना रिक्वायर्ड फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसे फेलियर कहते हैं। या फिर ये भी तरीका है, एनी रिजल्ट या फिर बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस इज आल्सो फेलियर। मतलब अगर हम जैसे चाहते हैं हमारा सिस्टम बिहेव करे, उसके अलावा वो किसी और तरीके से बिहेव कर रहा है, तो उसको भी फेलियर कहते हैं। तो ये आपका फेलियर हो गया कि अगर कोई रिजल्ट या बिहेवियर जो हम नहीं चाहते तो वो सब हो रहा है, तो उसको भी फेलियर कहते हैं। अब आते हैं एरर पे। अब फेलियर तो सिस्टम की गलती थी, फॉल्ट कोड में गलती थी, एरर प्रोग्रामर की गलती होती है। Whenever the development team makes mistakes in software development life cycles, errors are produced. हमने कोई किसी भी फेज में कोई गलती कर दी, डिज़ाइन के फेज में कहीं गलती कर दी, हम लोगों ने,
तो फिर ये सब मतलब यानी आपकी डेवलपमेंट टीम अगर कोई गलती करती है तो फिर कोडिंग में दिक्कत हो गई, वो सबको प्रोड्यूस जो करती है वो सब एरर प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिंग के वक्त कोई एरर प्रोड्यूस हो गया, इसका मतलब टेस्टिंग में हमारी कोई गलती थी, क्योंकि अगर सिस्टम की कोई गलती होती है तो फिर उसको हम लोग फॉल्ट या डिफेक्ट कहते हैं, सिस्टम में डिफेक्ट है। अगर हमारा प्रोसेस चल ही नहीं रहा है उसको हम लोग फेलियर कहते हैं। लेकिन अगर उसको हमारे फेस के थ्रू गलती हुई है तो हम लोग उसको एरर कहते हैं। ये वेरी जनरल टर्म है फॉर ह्यूमन मिस्टेक्स का। एरर मतलब ह्यूमन मिस्टेक्स ही हुई है कहीं ना कहीं पे। ये आपके 3 टर्मिनोलॉजीज थे, और इन सबका एक बार फ्लो समझ लो। जो हमारा फ्लो ऑफ फॉल्ट्स होता है, सबसे पहले एरर होती है, जो हमारी ह्यूमन मिस्टेक्स है वो एरर होती है सबसे पहले। एरर की वजह से कोड में कहीं ना कहीं बग आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है या फिर फॉल्ट आ जाती है, और वो फॉल्ट ही हमारा फेलियर कॉज करता है। तो इसी ऑर्डर में लिख के आ जाना, इस डायग्राम को बना देना, इस फ्लो को बना देना, और इसी इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना। तो ये आपकी टर्मिनोलॉजीज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की ये सारी क्लियर हो जाएंगी। अब हम आते हैं वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन में हम लोग ये पूछते हैं कि आर वी बिल्डिंग द राइट वे, आर वी बिल्डिंग इट्स द राइट वे। हम लोग मानो कि कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो हमारा कोई काम करेगा। हम लोग इसको बनाने के एक एक तरीके पे हम लोग ये पूछते हैं खुद से कि हमने ये मॉड्यूल सही बनाया, हमने ये मॉड्यूल सही बनाया, हमने इस वाले पार्ट को सही से एग्जीक्यूट किया है कि नहीं, हमारी ये वाला टेस्टिंग में कोई गलती तो नहीं हुई है। ये सब हम खुद से पूछते हैं, ठीक है। ये तरीका है वेरिफिकेशन करने का। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वेरीफाई करना होता है ना कि हमारा सामान सही से बना है कि नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से बना है कि नहीं। तो यही सब होता है वेरिफिकेशन का मतलब। इट इंक्लूड्स वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्स, डिजाइन, कोड एंड प्रोग्राम। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जब हमने कोडिंग में डॉक्यूमेंटेशन करी थी, हमने जो सिस्टम डिज़ाइन किया था, हमने सिस्टम डिज़ाइन को जो सोर्स कोड में बनाया था और सोर्स कोड से जो प्रोग्राम्स में थे, हम लोग इन सब का वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और वैलिडेशन एक बार समझ लो। तो वेरिफिकेशन में हमने क्या पूछा खुद से, हम जो सामान बना रहे हैं हमने उसको सही ढंग में बनाया है कि नहीं। और हम वैलिडेशन में क्या पूछते हैं, हम जो सामान बना चुके हैं क्या ये वही चीज़ थी जो हम बनाने जा रहे थे। क्योंकि ये तब हम लोग करते हैं वैलिडेशन जब हम ऑलरेडी सामान को बना चुके हैं, हमारा जो प्रोडक्ट हो जब वो ऑलरेडी रेडी हो, बिल्ट हो पहले से, हम लोग तब चेक करते हैं कि हमने सही चीज़ बनाई है कि नहीं बनाई है। यहाँ पे हम लोग चेक करते थे कि हम लोग जो भी चीज़ बना रहे हैं हम उसको सही ढंग से बना रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे ये नहीं चेक करते कि हमारा एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड ऑब्जेक्टिव इधर चेक होता है, इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिंग कोड टू रन इंस्पेक्शंस। हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं हमारे कोड को। इनके बीच में ये सारे डिफरेंसेस हैं, सबको एक बार समझ लिया। तो रिव्यू करना होता है किसमें, वेरिफिकेशन में हम लोग रिव्यू करते हैं ऑफ द वर्क ड्यूरिंग डेवलपमेंट टू इंश्योर इट्स एक्सेप्टेबल, कि हमारा सामान चल रहा है कि नहीं। इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग रिव्यू करते हैं अपने काम का। यहाँ वैलिडेशन में क्या होता है, वैलिडेशन में हम लोग डिटरमाइन करते हैं इफ बिल्ड सिस्टम इज कंपैटिबल विद रिक्वायरमेंट्स और नॉट। हम जो ऑलरेडी बना चुके हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कंपैटिबल है या फिर नहीं है, ये हम लोग वैलिडेशन में चेक करते हैं। वेरिफिकेशन में आ जाओ, इसमें दो छोटे छोटे देख लो कि वैलिडेशन से पहले होता है, ये वेरिफिकेशन के बाद होता है। ये लो लेवल एक्टिविटी होती है, ये हाई लेवल एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें हम लोग रन करते हैं ना। हाई लेवल एक्टिविटी में हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए हम लोग वैलिडेशन में इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिंग कोड। तो हम लोग यही करते हैं यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कंप्लीट करते हैं। हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है कंप्लीटली बना है कि नहीं, ये करेक्टली बना है कि नहीं, ये कंसिस्टेंटली बना है कि नहीं, ठीक है। कंसिस्टेंटली बना होना चाहिए हमारा हर एक स्टेज पे। हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, ये हर एक स्टेज पे होती है। वैलिडेशन हम लोग सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट स्टेज पे करते हैं, जब हमारा सारे स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी हो तभी वैलिडेशन होता है कि सामान सही बना है कि नहीं। हमारे वेरिफिकेशन के टारगेट क्या है, हमारे जो टारगेट है ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है या फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है, डेटाबेस डिज़ाइन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हर एक फेज में आउटपुट। याद है अभी हम वाटरफॉल कर रहे थे, उसमें हर एक फेज का आउटपुट आ रहा था, वो आउटपुट ही हमारा यहाँ पे टारगेट बनता है। और वैलिडेशन में हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है ना, यही हमारा मेन टारगेट होता है। वेरिफिकेशन में कोई कोड एग्जीक्यूशन नहीं होता है, वैलिडेशन में कोड एग्जीक्यूशन होता है। एक एग्जाम्पल भी मेंशन कर देना। एग्जाम्पल में ऐसा कुछ लिख देना कि हम लोग मानो कुछ भी हम लोग बना रहे हो, एक सिस्टम बना रहे हो, हम लोग ने उसके मानो एक कार बना रहे हो, हम लोग उस कार में हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमने जो व्हील्स बनाए हैं ये सही परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। हम लोग फिर चेक करते हैं कि हमने जो डोर बनाया है, फ्रंट डोर, मिडिल डोर, बैक डोर, ये सब सही काम कर रहे हैं कि नहीं। हम लोग चेक करते हैं कि इंजन काम कर रहा है कि नहीं, ये सब हम चेक करते हैं। सिर्फ वेरिफिकेशन में चेकिंग होती है ये सारी चीज़ें सिर्फ वेरिफिकेशन में चेकिंग होती है। वैलिडेशन में क्या होता है, हम लोग इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे एक्सटेंड कर देना। हमने जो कार बनाई है, मानो कि हमें चाहिए थी फेरारी और हमने बना दी BMW। तो हमने सारी चीज़ें तो सही बनाई, हमने सारी चीज़ें जब बना रहे थे तो ये वेरिफिकेशन करके बना रहे थे। लेकिन जब हमने कार के एंड में देखा तो हमारा वो सामान ही नहीं है जो हमको चाहिए था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वैलिडेशन में चेक करते हैं। हमारी पूरी चीज़ बन के तैयार है, हमारा पूरा सॉफ्टवेयर बन के तैयार है, हम लोग उसको वैलिडेट करते हैं कि जो यूज़र को चाहिए था ये वो चीज़ है कि नहीं। तो ये आपका वैलिडेशन हो गया। अब हम आते हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम आते हैं टेस्ट केसेस पे।
टेस्ट केस क्या होता है, इसको अच्छे से समझना। टेस्ट केस इज अ डॉक्यूमेंट हैविंग अ सेट ऑफ टेस्ट डेटा एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर टेस्ट सिनेरियो टू वेरीफाई कंप्लायंस अगेंस्ट अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ये तो हो गई इंग्लिश, आपको वहाँ पे लिखनी है। अब इसको समझो। टेस्ट केस होता क्या है, ये एक सेट होता है जिसमें हम लोग टेस्ट में जो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं ना, जिस डेटा के साथ हमारे सिस्टम को, वो डेटा इसमें डाल दो जो हम लोग चाहिए, जो हम लोग को एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं। मतलब हमने कोई डेटा टेस्ट करके डाला और उसके बाद जो सिस्टम ने रिस्पॉन्स किया हम लोग उसको चेक करते हैं, हमें जो चीज़ चाहिए थी वही है ना। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, और ये भी होता है इस टेस्ट डेटा में। तो इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट केस। एक छोटी सी चीज़ जिसको हम लोग टेस्ट करेंगे उस पर हम लोग चलाते हैं टेस्ट केस। इसकी कंपोनेंट्स वहाँ पे लिख के जाना और एक चीज़ को चाहे तो एक्सप्लेन कर देना, बहुत सिंपल है ये। टेस्ट डेटा, हम लोग के जो टेस्ट केस है, उस टेस्ट केस के अंदर जो जो डेटा मेंशन होगा वो सारा टेस्ट डेटा कहलाता है। टेस्ट केस आईडी, हर एक टेस्ट केस की आईडी होगी, क्योंकि हम लोग एक ही टेस्ट केस थोड़ी रन करते हैं, हम लोग 100-200 करते हैं ना वहाँ पे। और कुछ हिडन टेस्ट केस होते हैं, कुछ प्राइवेट टेस्ट केस होते हैं, तो उनकी भी आईडी होती है अपनी अपनी। टेस्ट केस सिनेरियो, टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर जो प्रॉब्लम होगी उसका डिस्क्रिप्शन होगा। प्री रिक्विजिट, हमें प्रोग्राम में क्या क्या चाहिए जो ये टेस्ट केस रन कर पाए, ये वो सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो कहते हैं प्री रिक्विजिट। कमेंट्स, कमेंट्स मतलब हमने देखो यहाँ पे ये सारा टेस्ट केस का पार्ट था और ये इसको रन करने के बाद का पार्ट है। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमको चाहिए थे टेस्ट केस से, वो सारा सामान भी होता है उसके अंदर। टेस्ट केस के अंदर कमेंट्स भी लिखे होते हैं कि कहाँ कहाँ दिक्कत होने हो सकती है, किसके बेसिस पे ये प्रिपेयर किया गया है। और एनवायरमेंट इन्फॉर्मेशन, किस एनवायरमेंट में हम लोग टेस्ट केस को रन करेंगे, और एक्चुअल रिजल्ट जो हमने जब रन कर दिया ना टेस्ट केस को, तो हमारे सिस्टम ने उस समय कैसा परफॉर्म किया वो चीज़ रिकॉर्डेड होती है एक्चुअल रिजल्ट में। एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट, ये दोनों चीज़ें तो लिख के आ जाना। इसके बाद भाई ये सब आप याद से लिख कर सकते हो, ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें, इन सबको लिख देना और एक दो लाइन एक्सप्लेन कर देना। ये हो गया आपके कंपोनेंट्स ऑफ अ टेस्ट केस। तो हम आते हैं टेस्ट स्वीट या फिर वैलिडेशन स्वीट पे। इसको वैलिडेशन स्वीट बोलते हैं। वैलिडेशन स्वीट होता क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ टेस्ट केसेस। अभी हमने क्या देखा था, टेस्ट केस क्या होता है, सेट ऑफ टेस्ट डेटा, है ना। सेट ऑफ टेस्ट डेटा को टेस्ट केस बोलते हैं। और जब बहुत सारे टेस्ट केस हो जाए इन सबको एक वैलिडेशन स्वीट बोलते हैं या फिर टेस्ट स्वीट बोलते हैं। तो सेट ऑफ टेस्ट केसेस टू वैलिडेट सेट ऑफ बिहेवियर्स। हम लोग जब टेस्ट स्वीट हम लोग लगा रहे हैं तो मतलब इसमें बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं, और एक टेस्ट केस जो हमारे प्रोग्राम है उसका एक बिहेवियर मेजर करता है। तो कुछ 15-16 टेस्ट केस हमारे प्रोग्राम के 15-16 बिहेवियर मेजर करेंगे। तो एक सेट ऑफ टेस्ट केसेस जो प्रोग्राम के एक सेट ऑफ बिहेवियर्स को मेजर करे, उसके ग्रुप को कहते हैं टेस्ट स्वीट। ठीक है, इसको टेस्ट प्लान से डिराइव किया जाता है। इसके टेस्ट प्लान जो होता है उसके अंदर ही हम लोग टेस्ट स्वीट बनाते हैं। तो ये प्लानिंग का पार्ट होता है। अभी जो हमने टेस्टिंग प्रोसेस दिखाया था उसी में प्लानिंग का पार्ट था, वहीं पे ये सब डेवलप किया जाता है। इसमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन होता है और कलेक्शन के बारे में कि हमारे इन टेस्ट केस के कलेक्शन में मेन चीज़ क्या है, इन टेस्ट केस के कलेक्शन में जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो सब क्या है, वो सब लिखा जाता है यहाँ पे। और ये बहुत सारे टेस्ट केस भी कंटेन कर सकता है और किसी भी टाइप के टेस्ट केस कंटेन कर सकता है। एक टेस्ट भी चाहे नंबर्स कंटेन करे या फिर सिंबल कंटेन करे या फिर अल्फा न्यूमेरिक कंटेन करे, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, so it's basically a container having set of tests to help testers in executing and reporting test execution status. अब ये टेस्ट जो एग्जीक्यूशन स्टेटस होता है ना, इसके 3 अलग अलग कैटेगरी होते हैं। एक तो एक्टिव, एक इन प्रोग्रेस, एक कंप्लीटेड। एक्टिव का मतलब रेडी फॉर एग्जीक्यूशन होता है टेस्ट केस में, कि ये सारे एक्टिव है, मतलब इनको एग्जीक्यूट करने के लिए आप डाल सकते हो। इन प्रोग्रेस का मतलब वो टेस्ट केस अभी रन कर रहा है सिस्टम में, वो अभी चल रहा है। और कंप्लीटेड का मतलब वो कंप्लीट हो चुका है, उसके जो रिजल्ट है उनको आप जाके चेक कर रहे हैं, इसको कहते हैं कंप्लीटेड। और फिर ये डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छे से मेंशन करते जाना। टेस्ट प्लान जो था, हमने टेस्ट प्लान के थ्रू हमने पहला टेस्ट स्वीट बनाया। उस पहले टेस्ट स्वीट के हमने उसके अंदर 4 टेस्ट केसेस रख दिए। हमने दूसरा बनाया, तीसरे बनाया, हमने बहुत सारे बनाए। तो हमारा nth टेस्ट स्वीट हो सकता है जिसके अंदर टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 कितने भी हो सकते हैं। n नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हो सकते हैं एक टेस्ट स्वीट में, और n नंबर ऑफ टेस्ट स्वीट हो सकते हैं एक टेस्ट प्लान में। इसको लिख के आ जाना। ठीक है, ये आपका टेस्ट स्वीट एंड वैलिडेशन स्वीट हो गया। अब हम आते हैं एक और चीज़ पे, इसको कहते हैं टेस्ट ऑरेकल। टेस्ट ऑरेकल क्या होता है, इसको ये चीज़ समझना है, ये भी एक पार्ट है टेस्टिंग प्रोसेस का। तो टेस्ट ऑरेकल एक मैकेनिज्म होता है जो डिटरमाइन करता है कि प्रोग्राम ने हमारे टेस्ट पास किए या फेल किए। मतलब एक क्या कह सकते हैं हम लोग, इसको एक टेबल के तौर पे कह सकते हैं कि जहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ पड़ी हो। तो ये यहाँ पे टेस्ट केस 1 था, टेस्ट केस 2 था, टेस्ट केस 3 था। ये प्रोग्राम में हमें पता चलता है कि ये पास है, ये वाला फेल हो गया, ये वाला पास हो गया। और ये दूसरी कंडीशन थी जहाँ पे ये फेल हो गया, ये पास हो गया, ये पास हो गया। और तीसरी कंडीशन जहाँ पे तीनों पास हो गए। ये जो टेबल ऐसा कुछ होता है, एक डिटरमाइन करने का तरीका होता है जिससे हमें पता चलता है कि प्रोग्राम हमारे टेस्ट केस पास कर पाया है कि नहीं कर पाया है। ठीक है, इसे कहते हैं टेस्ट ऑरेकल। अ कंप्लीट ऑरेकल हैज 3 केपेबिलिटीज। 3 केपेबिलिटीज का मतलब 3 कंपोनेंट्स होते हैं एक ऑरेकल में। 3 कंपोनेंट क्या होता है, एक जनरेटर होता है जो प्रेडिक्ट करता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को टेस्ट के।
एक कंपैरेटर होता है जो कंपेयर करता है प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स और ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स को, और एक इवैल्यूएटर होता है जो ये चेक करता है कि कंपैरिजन के बेसिस पे हमारा टेस्ट केस पास हुआ है या फेल हुआ है। तो तीन पार्ट्स होते हैं, जनरेटर जो जनरेट करेगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को, कंपैरेटर जो कंपेयर करेगा जो हमको मिले हैं अभी जो रिजल्ट्स और जो हमने एक्सपेक्ट किए थे उसको, और एक इवैल्यूएटर होता है जो इनके बेसिस पे डिसाइड करता है कि हमारा पास है कि नहीं। ये आपका टेस्ट ऑरिकल है। ये तीनों छोटे छोटे पार्ट थे टेस्टिंग के, इनको मेंशन कर देना जब भी टेस्टिंग प्रोसेस में कोई पार्ट है। अब हम आते हैं इम्प्रैक्टिकलिटीज में। इम्प्रैक्टिकलिटीज का मतलब कुछ दिक्कतें टेस्टिंग में। टेस्टिंग और ऑल डेटा का मतलब क्या होता है यहाँ पे? टेस्टिंग ऑल डेटा का मतलब होता है कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम हो, मानो आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है जो बस इवन या ऑड नंबर डिटेक्ट करता है, ठीक है। इवन इवन होगा तो इवन बताएगा, ऑड होगा तो ऑड बताएगा। हमने इसमें चलो ठीक है 1 to 10 नंबर तक डाल के टेस्ट कर लिए, 1 3 5 7 9 ऑड निकले और 2 6 4 8 10 इवन निकले। अब ये तो सिर्फ थोड़ा सा डेटा हुआ ना, हमने सोचो हम इसमें 10 मिलियन नंबर्स या फिर 3 बिलियन नंबर्स या फिर इन्फिनिटी तक टेस्ट करते जाएं, क्योंकि नंबर्स कभी खत्म थोड़ी हो रहे हैं, है ना। तो टेस्ट डेटा कभी खत्म तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको हर एक चीज़ पे थोड़ी रन करके देख सकते हैं। हमें बस इतना जानना था कि इवन दे रहे और दे रहे काम कर रहे कि नहीं। तो जब 1 से 10 तक डाला हमारा काम हो गया। यही दिक्कत है यहाँ पे। नॉट पॉसिबल टू टेस्ट अ प्रोग्राम विद ऑल पॉसिबल इनपुट्स, इट विल क्रिएट अ कॉम्बिनेशनल एक्सप्लोजन। कॉम्बिनेशनल एक्सप्लोजन का मतलब 3 बिलियन नंबर्स को आप कहाँ बैठ के कंबाइन करके टेस्ट करते रहोगे, है ना। इन्फिनिट नंबर को आप कहाँ बैठ के कंबाइन करके टेस्ट करते रहोगे। तो ये इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ टेस्टिंग ऑल डेटा होती है। इसको सॉल्व करने के लिए अ टेस्ट ऑरेकल मे बी यूज्ड टू सिलेक्ट टेस्ट केसेस, डिटरमाइन द करेक्टनेस ऑफ टेस्ट केसेस एंड द आउटपुट ऑफ टेस्ट केसेस। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट ऑरेकल का यूज़ कर सकते हैं। और इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ टेस्टिंग ऑल पाथ्स पे आते हैं। इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ टेस्टिंग ऑल पाथ्स क्या कहता है? मानो कि आपने अपना सिस्टम बना दिया, सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग पाथ है जो एग्जीक्यूट होते हैं। किस बेसिस पे एग्जीक्यूट होते हैं? यूज़र के बेसिस पे एग्जीक्यूट होते हैं कि वो कौन सा पाथ रन करना चाहता है। तो हम लोग हर कॉम्बिनेशन ऑफ पाथ नहीं रन कर सकते ना। मानो कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे सिस्टम में 3 पाथ्स हैं, तो 3 अलग अलग पाथ हैं, हमको इन तीनों को सिंपली रन करके देख लेना चाहिए। अगर हम सारे कॉम्बिनेशन पे गए कि अगर इन दोनों को रन करेंगे, इस दोनों को रन करेंगे, या फिर इन तीनों को एक साथ करेंगे, या फिर इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे, फिर इन तीनों को एक साथ करेंगे, तो ये 3 में इतने सारे कॉम्बिनेशन आ जा रहे हैं। तो सोचो जो एक रियल सिस्टम होता है जिसके अंदर 500 600 अलग अलग पाथ्स होते हैं, उसमें कितने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो ये भी इम्पॉसिबल होता है ड्यू टू कॉम्बिनेशनल एक्सप्लोजन। 3 से हमको 9 अलग अलग कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, तो इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशनल एक्सप्लोजन। तो इम्पॉसिबल टू डेवलप एन एल्गोरिथम टू इवन जनरेट टेस्ट डेटा फॉर ऑल पॉसिबल पाथ कॉम्बिनेशंस। इतने सारे पाथ हो गए, तो फिर हम लोग को इम्पॉसिबल हो जाता है एक एल्गोरिथम को भी डेवलप करने के लिए जो हमें कम से कम टेस्ट डेटा तो दे पाए। इसीलिए हम लोग इसको इम्प्रैक्टिकल कहते हैं। हम लोग सारे पाथ को टेस्ट नहीं कर सकते, ना ही हम सारे डेटा को टेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन के 4 मेथड होते हैं जो हमारे सिलेबस में। हम लोग के सिलेबस में SRS है, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सोर्स कोड रिव्यूज होता है, कोड इंस्पेक्शन होता है और वॉक थ्रू होता है। इनको एक बार पढ़ लीजिए। हम लोग आते हैं SRS पर। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये अभी हमने आपको बताया था ना शुरुआत में कि हम लोग इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो यही है वो। तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डेवलप्ड विद इट्स फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल कंपोनेंट्स। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में परफॉर्मेंस कितनी हो जानी चाहिए। ये सारा सामान आपको नॉन फंक्शनल कंपोनेंट में आता है। परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, ये सब नॉन फंक्शनल होता है। फंक्शनल में कि हमारा सिस्टम क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, कितनी अलग अलग चीज़ें वो परफॉर्म कर रहा है, हमारा डेटा सेव कर रहा है, डेटा को कन्वर्ट कर रहा है ना, डेटा को शेयर कर रहा है, ये सारी चीज़ें फंक्शनल कंपोनेंट हो गई। तो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल कंपोनेंट की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट जो चाहिए हमको कस्टमर से, वो सब आती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में। तो ये डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है इन्हीं दोनों चीज़ों का। ये अग्रीमेंट के तौर पे ही बनाया जाता है कस्टमर और डेवलपर या डेवलपमेंट टीम और कस्टमर के बीच में, कि आप अग्री कर रहे हो कि हम ये सब बनाएंगे। तो कस्टमर कुछ और ऐड करना होता है तो फिर वो ऐड कर देता है, नहीं तो अग्री करता है और ये बनाया जाता है इसी बेसिस पे। एक गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हमको हर चीज़ डिफाइन करके देती है। हमको बताती है कि वो कैसे इंटरैक्ट करेगा सारे मॉड्यूल्स के साथ, हमको बताती है कि उसमें हार्डवेयर और कम्युनिकेशन कैसे काम करेगा अदर प्रोग्राम्स के साथ, और ये वाइड रेंज ऑफ रियल लाइफ सिनेरियोज में भी काम आता है। अब इसके साथ तुम कुछ की पॉइंट्स ऑफ एन SRS लिखते आ जाना, कि बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, इनको देख लेना। इसमें करेक्टनेस होनी चाहिए, मतलब ये की पॉइंट्स ऑफ एन SRS का मतलब हमको जितना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कस्टमर, इन्फो फ्रॉम कस्टमर या फिर यूज़र, वो क्या क्या होना चाहिए। करेक्टनेस होनी चाहिए उसमें, मतलब सारी चीज़ सही होनी चाहिए। नो एम्बिग्यूटी होनी चाहिए, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हम कभी अचीव ही ना कर पाए, इसको कहते हैं नो एम्बिग्यूटी, ठीक है। नो अजम्पशन, हमको कुछ चीज़ अज्यूम करके बैठना नहीं है यहाँ पे कि ये ऑलमोस्ट ऐसा ही होना चाहिए, हमें कम से कम इतना बड़ा सिस्टम तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ एज्यूम नहीं करना होता है।
ठीक है, कोई रिडंडेंसी नहीं होती। इसका मतलब हमें अगर कोई रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है, मतलब हमने एक बार बता दिया कि एक पेज कैसा बनना है और हम उसको बार बार वही बताए जा रहे हैं, या फिर हर पेज के लिए एक ही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको रिडंडेंसी कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए वहाँ पे। और कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कुछ बहुत बड़ा ना मांग ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, हमें जितना कुछ चाहिए वो अभी बता दो, बाद में हम लोग जब डेवलप करने बैठेंगे तब कुछ भी इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अभी जितना कंप्लीट हो पाए उतना बता दिया जाता है। वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि हमको एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए, वो सब वेरीफाई करके देख लें। हमें टेस्टिंग एनवायरनमेंट बता दिया जाता है, और जितनी प्री कंडीशन होती हैं वो सब बता दी जाती हैं। ये सारे की पॉइंट्स होते हैं एसआरएस के, यानी कंपोनेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के। तो ये सारे पॉइंट्स को लिख के आ जाना, और इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन है, ये सब लिख के आ जाना, ये सारी थ्योरी लिख के आ जाना, और ये आपका एसआरएस कंप्लीट हो गया। इसको आप चाहो तो हर चीज़ को गीक्स फॉर गीक्स पे एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है सोर्स या फिर फॉर्मल कोड रिव्यू। इसको फॉर्मल नहीं बोलते हैं यूजुअली, इसको सोर्स कोड रिव्यू ही बोला जाता है। तो ये एक फेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, जहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि कोड ऑथर और पीयर रिव्यूअर्स वो सब हमारे क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर्स के साथ बैठ के एक रिव्यू मीटिंग रखते हैं, जहाँ पे कोड को रिव्यू किया जाता है। तो हमारा सिर्फ कोड ऑथर नहीं होते, रिव्यूअर्स भी होते हैं, और क्वालिटी एश्योरेंस टीम से 3-4 लोग आके बैठ जाते हैं, 2-3 लोग आके बैठ जाते हैं। वो सब बैठ के हमारे हमारे कोड को रिव्यू करते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें निकालते हैं, जैसे फॉर्मेट वर्क्स हो गए, जैसे फॉर्मेट स्ट्रिंग एक्सप्लॉइट्स हो गए, या फिर रेस कंडीशंस हो गई, मेमोरी लीक्स, बफर ओवरफ्लोज, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें या दिक्कतों को यहाँ पे निकाल दिया जाता है कोड रिव्यू में। हमारे रिव्यूअर्स जो करते हैं ना, वो बेसिकली कोड रीड करते हैं लाइन बाय लाइन और चेक करते हैं कोई फ्लॉज तो नहीं है। फ्लॉज मतलब कोई गलतियाँ तो नहीं है, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखते हैं कि हमारे पूरे प्रोग्राम के हिसाब से एक एक लाइन कंसिस्टेंट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। क्वालिटी ऑफ कमेंट्स, अब आपने प्रोग्रामिंग करी होगी, तो फिर आप लोग ने कमेंट्स करना तो सीखा होगा ना प्रोग्राम पे, कि हर एक कमेंट पे मेंशन कर देते हैं कि वो लाइन करती क्या है, या फिर वो फंक्शन क्या करता है, या फिर वो प्रोग्राम क्या करता है। ये सारी चीज़ों को कमेंट्स बोलते हैं। क्वालिटी देखते हैं कि हमने कैसे मेंशन किया है, कैसे एक्सप्लेन किया है। और कोडिंग स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं। कोडिंग स्टैंडर्ड्स मतलब क्या होता है कि जब हम कोडिंग करते हैं, जैसे कि जावा में कोडिंग करें, तो कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड्स हमको मेंटेन करके चलना होता है। जैसे हमने जब एक ब्रैकेट लिखा और दूसरा ब्रैकेट लिखा, हम लोग उसके बीच में ऐसे कोड नहीं लिखना चाहेंगे, हम लोग कोड थोड़ी स्पेस देके यहाँ लिखना चाहेंगे। या फिर अगर हम किसी क्लास का नाम देख रहे हो, तो वो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ऐसे ऐसे कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। फंक्शन का नाम लिख रहे हो तो पहला लेटर हमेशा स्मॉल होता है। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसको फॉलो करते हैं कि नहीं, ये सब हम चेक करते हैं, रिव्यूज चेक करते हैं हम लोग कोड रिव्यू में ये सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं। तो ये सारी दिक्कतें हो गई कंप्लीट, और हम लोग बेसिक बग्स फाइंड कर लेते हैं। और हम ये एक्चुअली हमारे शुरुआत वाले पैटर्न में, यानी अर्ली डेवलपमेंट प्रोसेस में ही हो जाता है। अर्ली डेवलपमेंट प्रोसेस में होने के फ़ायदे हैं इसके। फ़ायदे क्या है आप समझो। फ़ायदा ये है कि अब अगर अभी आपने बता दिया कि यहाँ पे दिक्कत थी, ये फंक्शन गलत है, या फिर इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर जब हम लोग आखिर में बना चुके होंगे ना, तो हमको ये इन चीज़ों के साथ डील नहीं करना पड़ेगा कि यार ये फंक्शन तुमने गलत बना दिया, इसकी ज़रूरत तो थी नहीं, इसको हटा दो, ये खाली बस हमारा डेटा खा रहा है और इसको हटा दो। तो ये एक्स्ट्रा ओवरहेड को अवॉइड करने के लिए हम लोग शुरुआत में करते हैं ये। अब फॉर्मल कोड रिव्यू के टाइप्स देख लो। एक होता है फॉर्मल, एक होता है लाइट वेट। फॉर्मल क्या होता है, इसमें एक पूरी टीम बैठती है, इसमें केयरफुली और डिटेल तरीके से पूरा प्रोसेस किया जाता है। इसमें हर एक लाइन को हर एक कॉम्बिनेशन के साथ देखा जाता है, बहुत थरो हो जाता है, एक्सट्रीमली थरो प्रोसेस है ये। रिव्यूअर्स रीड कोड लाइन बाय लाइन एट मीटिंग्स। लाइन बाय लाइन कैसे रीड करेंगे, सब लोग के पास लैपटॉप लेके थोड़ी बैठेंगे। हम लोग कोड को प्रिंट कर लेते हैं एक पेपर पे, और लाइन बाय लाइन उसमें देखते हैं, और उसमें जितने डिफेक्ट्स या दिक्कतें होती है ना, उसको साइड में लिख लेते हैं उसी पेपर पे, और फिर वो सब सबमिट कर लेते हैं, और फॉर्मली रिव्यू करने के बाद दिक्कतें को सॉल्व किया जाता है। और एक होता है लाइट वेट कोड रिव्यू। लाइट वेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल तरीका है, लेस ओवरहेड देन फॉर्मल। ये डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू ही कंडक्ट किया जाता है। इसके 3-4 तरीके होते हैं, और जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो साथ ही में बैठ के खुद ही में कोड रिव्यू डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसका एक तरीका, एक ओवर द शोल्डर तरीका है, कि आप कोडिंग कर रहे हो, आपकी ही मतलब मैं अपनी चेयर से बैठ के आपकी कोड देखता रहूँ कि दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं। दिक्कतें आ रही तो फिर मैं आपको उसी समय बता दूँ, कहीं लिखो नहीं, कहीं मेंशन ना करो, आपको उसी समय कोडिंग के दौरान ही बता दूँ कि भाई यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसको सॉल्व कर लेना, तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो फिर हमारा कोड रिव्यू वहाँ पे हो जाता है। ये लाइट वेट तरीका है। और फॉर्मल मैंने आपको बता दिया, मीटिंग्स में होता है, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज में भी हो सकता है। तो ये आपका कोड रिव्यू हो गया। अब हम आते हैं कोड इंस्पेक्शन पे। कोड इंस्पेक्शन और कोड रिव्यू पे मैं जान रहा हूँ कि भाई थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। वैसे मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार इन सबको वीडियो पॉज करके पूरे पेपर में देख लेना जितना मैंने लिखा है। अब हम आ रहे हैं कोड इंस्पेक्शन पे। तो एनी कोड दैट इज रीडेबल कैन बी इंस्पेक्टेड। जो भी हम रीड कर सकते हैं ना कोड, हम उसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक्टिविटी होती है जो क्लियर करती है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव को एक स्पेसिफाइड प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स एक प्री डिफाइंड रोल ले लेते हैं। प्री डिफाइंड रोल का मतलब कुछ 6 से 8 पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे
और हर एक बंदा एक एक रोल पकड़ लेगा, एक ऑथर का रोल पकड़ लेगा। जैसे कि अलग अलग रोल्स होता है ना, जैसे प्ले होता है, उसी तरीके में हम लोग एक इंस्पेक्शन टीम रखते हैं जिसमें 3 से 8 मेंबर्स होते हैं, और हर एक मेंबर एक अपना अपना रोल प्ले करता है। जैसे कि एक मॉडरेटर बन गया, एक ऑथर बन गया, एक रीडर बन गया, एक रिकॉर्डर बन गया, और इन सबको हम लोग इंस्पेक्टर्स बोलते हैं। इन सबको इंस्पेक्टर्स बोलते हैं। ये सब अपने अपने रोल लेके बैठ गए। अब एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक एक रोल करता क्या है। ऑथर क्या करता है? कोड का ऑथर मतलब कोड लिखने वाला, जो क्रिएट कर रहा है या फिर मेंटेन कर रहा है वर्क को, जो हम लोग इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं, इस चीज़ को क्रिएट करने वाले को ऑथर बोलते हैं। मॉडरेटर क्या होता है? ये इंस्पेक्शन को लीड करता है, यही मीटिंग्स रखता है, शेड्यूल करता है, उसके रिजल्ट्स को भी यही एनालाइज करता है, और फॉलो अप्स भी यही करता है। रीडर क्या होता है? रीडर क्या करता है? ये एक एक सेक्शन को डिस्क्राइब करता है हमारे प्रोडक्ट के, पूरी टीम को, जिससे हम लोग डिफेक्ट्स निकाल पाए। और रिकॉर्डर क्या करता है? हम जो यहाँ पे डिफेक्ट्स निकालेंगे ना, ये इस पूरे प्रोसेस में, ये रिकॉर्डर इन सबको रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है, एक एक चीज़ को कैटेगरी में डाल देता है फर्दर इंस्पेक्शन के लिए। इन सभी को इंस्पेक्टर बोलते हैं। और इस सबके थ्रू एक चेकलिस्ट बनाई जाती है जहाँ पे एरर्स मेंशन करते जाते हैं धीरे धीरे। जैसे एक मिला वैसे इसको मेंशन कर दिया रिकॉर्डिंग के थ्रू आउट ही। तो इसके स्टेजेस देख लो। तो स्टेजेस पे आता है हम लोग कोड इंस्पेक्शन प्रोसेस के। ये भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेज है प्लानिंग का। इसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं। इंस्पेक्शन इज प्लान्ड बाय मॉडरेटर। जो हमारा मॉडरेटर था, जो मेन लीड है, वो सब प्लानिंग कर देता है हमारे इंस्पेक्शन प्रोसेस की। फिर हम लोग ओवरव्यू मीटिंग रखते हैं। प्लानिंग होगी ना, ओवरव्यू मीटिंग की। तो ऑथर यहाँ पे डिस्क्राइब करता है हमारे वर्क प्रोडक्ट के बैकग्राउंड को, कि उसने क्या बैकग्राउंड को लेके बनाया था अपना प्रोडक्ट। ठीक है, ओवरव्यू मीटिंग में हमारे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखा जाता है, उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, ऑथर ही डिस्क्राइब करता है। फिर प्रेपरेशन। ईच इंस्पेक्टर एग्जामिन्स द वर्क टू आइडेंटिफाई पॉसिबल डिफेक्ट्स। ईच इंस्पेक्टर का मतलब क्या? ईच इंस्पेक्टर मैंने आपको बताया था ना, ये सारे इंस्पेक्टर्स हैं, तो ये सब लोग बैठते हैं और ये सब पॉसिबल डिफेक्ट जो निकल सकते हैं उन सबको देखते हैं, यहाँ पे एग्जामिन करते हैं हमारे काम को। फिर इंस्पेक्शन मीटिंग। इंस्पेक्शन मीटिंग में क्या होता है? तो ये ओवरव्यू मीटिंग थी जहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट डिस्क्राइब कर दिया। अब इंस्पेक्शन मीटिंग पे इन्होंने यहाँ जो पॉसिबल डिफेक्ट्स निकाल लिए हैं, तो रीडर रीड्स थ्रू द प्रोडक्ट पार्ट बाय पार्ट, एक एक पार्ट के थ्रू, एंड द इंस्पेक्टर्स पॉइंट आउट डिफेक्ट्स इन एवरी पार्ट। तो लॉगिन वाला पार्ट इसने रीड कर दिया, और उस पार्ट में जितने डिफेक्ट्स आ सकते थे हम लोगों ने प्रेपरेशन में निकाल लिए थे ना, वो सारे इंस्पेक्टर्स यहाँ पे इंस्पेक्शन मीटिंग के पार्ट में एक एक डिफेक्ट को पॉइंट आउट कर देते हैं कि यहाँ दिक्कत आ रही थी। उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट पे जाएगा। इसके बाद ये स्टोरिंग वाले पार्ट पे जाएगा, डेटाबेस एक्सेस वाले पार्ट पे जाएगा। वहाँ पे जो डिफेक्ट्स निकलेंगे ये वो बताएंगे। फिर आते हैं हम लोग रीवर्क पे। रीवर्क क्या होता है? द ऑथर मेक्स चेंजेस टू द वर्क प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एक्शन प्लान्स फ्रॉम इंस्पेक्ट मीटिंग्स। हमने इंस्पेक्ट मीटिंग कर ली ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्शन प्लान भी बना के रख लिया कि किस किस ऑर्डर में तुमको सॉल्व कर लेना चाहिए इन सारी चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ों को लेके ऑथर हमारे चेंजेस कर देता है कोड में। अब यहाँ चेंजेस तो हो चुके हैं, तो इनको कंफर्म करने के लिए कि ये ढंग के बने हैं कि नहीं, इसलिए हम लोग एक और स्टेज रखते हैं, इसको कहते हैं फॉलोअप स्टेज। फॉलोअप स्टेज में जो चेंजेस बनाए थे ना ऑथर ने, उनको चेक किया जाता है कि सब कुछ सही है कि नहीं, सारी जो दिक्कतें थी वो सब फिक्स हुई है कि नहीं। ये होता है आपका फॉलोअप स्टेज में। ये आपका कोड इंस्पेक्शन हो गया। इसके एक बार अच्छे से पढ़ लेना और एग्जाम में अच्छे से लिख के आ जाना भाई। और हम लोग आते हैं फाइनल में, जो है वॉक थ्रू। ये फाइनल तरीका है हमारे वेरिफिकेशन का, जिसमें एक पूरे कोड का वॉक थ्रू किया जाता है। द ऑथर डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स हिज वर्क प्रोडक्ट इन एन इनफॉर्मल मीटिंग टू हिज पेयर्स फॉर फीडबैक। अब आपने ये देखा होगा ना कि ये जो इंस्पेक्टर्स थे, इन्होंने सब एक एक रोल ले लिए थे अपने। एक एक रोल लेके फॉर्मल मीटिंग में इन्होंने इन सबको प्ले किया और इसको कंटिन्यू किया। वॉक थ्रू में ऐसा नहीं होता। वॉक थ्रू एक इनफॉर्मल तरीका है जहाँ पे एक ऑथर खुद ही हमारे साथ वाले लोगों को, यहाँ पर सीनियर्स को बुला के रख लेता है एक जगह पे, और उस मीटिंग में ये इनफॉर्मल तरीके से अपने पूरे सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन कर देता है कि देखो यार ये करता है मेरा सॉफ्टवेयर, इन सबको आप लोग देखो और एक्सप्लेन करो। तो वॉक थ्रू में वैलिडिटी ऑफ प्रपोज सॉल्यूशन फॉर वर्क प्रोडक्ट इज चेक्ड। प्रपोज सॉल्यूशन की वैलिडिटी चेक की जाती है, मतलब जो हमने सॉल्यूशन निकाला है ना, अब हमने सॉफ्टवेयर क्यों बनाया? कोई दिक्कत थी जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो सॉफ्टवेयर बनाने से हम लोगों ने वो दिक्कत सॉल्व कर दी, तो वो हमारा सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन की वैलिडिटी को चेक करते हैं कि ये सॉल्यूशन सही बना है कि नहीं, ये सॉल्यूशन हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं। ठीक है, ड्यूरिंग डिजाइन फेज ही किया जाता है वैसे, लेकिन यहाँ पे द पर्पस ऑफ वॉक थ्रू इज टू फाइंड आउट एज मेनी पॉसिबल डिजाइन फ्लॉज। ये डिजाइन फेज में भी किया जा सकता है और ये किसी भी स्टेज में किया जा सकता है। कैन बी डन इन एनी स्टेज बट प्रेफर्ड इन अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस में आप वॉक थ्रू कर दोगे जैसे कि डिजाइन फेज में, तो अभी तो सिर्फ डिजाइन हुआ है ना, अभी तो सिर्फ पेपर पे है डिजाइन, अभी कोड नहीं बनाया, अभी टेस्टिंग नहीं हुई है, अभी इतनी सारी मेहनत बच गई आपकी। अगर यहाँ पे कोई फ्लॉज निकल आते हैं तो डिजाइनिंग फेज में ही खत्म कर दिया हम लोगों ने उसको सॉल्व करके, है ना। इसीलिए ये बेटर तरीका है। इसके एक बार ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लो फिर खत्म करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स होता है द पर्पस इज ओनली टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। वॉक थ्रू का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमारी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करना, सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव नहीं है वॉक थ्रू का। कोड इंस्पेक्शन में था कि हम लोग एक बार ऑथर को बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर लेना, इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ दिक्कतें निकालना है।
मेन ऑब्जेक्टिव आर टू फाइंड बग्स, मिस इंटरप्रिटेशन मतलब कोड की समझने में कहीं गलती ना हुई हो, एरर्स या फिर इनकन्सिस्टेंसीज किसमें, कोड में, एनीथिंग कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, उन सबको भी हटा दिया जाता है वॉक थ्रूज में। कुछ भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो या फिर कोई मॉडिफिकेशन करने में बहुत दिक्कत आती हो तो उसको भी हटा दिया जाता है। वॉक थ्रू में बहुत सारे मेंबर्स नहीं होते हैं, सिर्फ 4 मेंबर्स होते हैं। एक ऑथर होता है, एक मेंटेनेंस एक्सपर्ट होता है, और एक क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप में से 1-2 लोगों को बुला लेते हैं कि क्वालिटी देखने वाले वो हो गए, मेंटेनेंस करने के लिए एक एक्सपर्ट को रखनी, और ऑथर जिसने बनाया था कोड वो तो रहेगा ही रहेगा। तो यूजर्स कैन अटेंड स्पेसिफिकेशन वॉक थ्रू। यूजर्स जो होता है ना, जब हमने पूरा सॉफ्टवेयर बना लिया होता है या फिर उसके बीच में काम कर रहे होते हैं, उसमें हम लोग यूजर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, कोड वॉक थ्रू में नहीं। स्पेसिफिकेशन वॉक थ्रू में, टेस्टिंग वॉक थ्रू में, डिजाइन वॉक थ्रू में इनको रख लो, कोड वॉक थ्रू में यूजर्स को नहीं रख सकते, क्योंकि एक कंडीशन होती है कि हम लोग सोर्स कोड लीक नहीं कर सकते ना किसी यूजर के लिए। तो यूजर इन्वॉल्वमेंट इन वॉक थ्रू मे हेल्प सिस्टम डेवलपर। सिस्टम डेवलपर में जो ये काम करता है ये सिस्टम डेवलप करने का करता है। तो अगर यूजर साथ में बैठ के बता देगा कि मुझको ऐसे ऐसे चाहिए या फिर इस तरीके से चाहिए, तो इसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, इसको एज्यूम नहीं करनी पड़ती इस दिक्कतें। तो ये आपका वॉक थ्रू हो गया, और इसके साथ आपकी 18 पेजेस की यूनिट 1 भी खत्म हो गई है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, कहीं दिक्कत हो तो फिर वहाँ से रिवाइंड करके देख लेना। और यूनिट 2, 3, 4 और 5 ये सब भी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, इसको जाके आप देख लीजिएगा। इसके ठीक बाद यूनिट 2 देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, टाइप्स पता चल जाएंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग यूनिट 3 में पता चल जाएगा। तो पूरा पूरा मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है सिस्टम टेस्टिंग का, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। तो इसको एक बार देख लेना। ये सारे जो नोट्स मैं बना रहा हूँ, ये भाई मैं बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ, ये मैं यूट्यूब वीडियो से निकाल रहा हूँ, मैं क्वांटम से निकाल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को देख के बना रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा आप मुझको सपोर्ट कर देना, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा भाई की हेल्प हो जाएगी, भाई को आगे सपोर्ट करने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।